नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 341 तैयारी करना, साक्षात्कार की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपके बारे में पहले से ही जानकारी मिल चुकी है और मैं आपके बारे में पहले से ही जानता हूँ। चूंकि आप पहले ही सहमत हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको किसी और से मिलाने जा रहा हूं जो कंपनी में आपको कोई भूमिका सौंपने का प्रभारी होगा। कृष ने जवाब दिया। दूसरी ओर स्वरा हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे ऐसे ही नौकरी मिल जाएगी। कृष ने जो जानकारी दी थी उसमें उसकी इस कंपनी के बारे में भी जानकारी थी। ये सच था कि कंपनी सबसे बड़ी नहीं थी और रॉबर्ट परिवार जैसे परिवार के स्तर की तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन वास्तव में इसका भविष्य था। थोड़े ही समय में ये शहर में मौजूद कई सुरक्षा कंपनियों में से एकाधिकार वाली कंपनी में तब्दील हो गई थी और हाल ही में इसने बॉडीगार्ड मार्केट में भी प्रवेश किया है। हालांकि यह पहली बार था, लेकिन अलग अलग जगहों पर नियुक्त किए गए सभी लोग अपने अपने कामों को करने में सक्षम थे। सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति इस कंपनी में शामिल होता है तो वह खुद अपने लिए काम नहीं चुनता। इसके बजाय कंपनी ही उस काम का चयन करती है जिसे वह संभालना चाहता है। हर किसी को मना करने की आज़ादी थी, लेकिन हाल ही में जिन लोगों को काम सौंपा गया था वे सभी बहुत खुश थे। आखिरकार उन्हें एक ऐसा काम सौंपा गया था जिसे वे पूरा करने में सक्षम थे। इसके अलावा कंपनी अपने कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करती थी और इस कारण से अन्य लोगों के लिए उन कर्मचारियों का शोषण करना असंभव था जो अंगरक्षक के रूप में काम कर रहे थे। जहां तक वेतन की बात है, भले ही यह सच हो सकता है कि वह सचमुच एक बार में बहुत सारा पैसा चाहती थी ताकि वह परिवार की स्थिति सुधार सके, लेकिन यह इतना भी नहीं था कि वह एक अच्छी नौकरी करने से इनकार कर सके। कॉल खत्म होने के बाद कृष ने तुरंत मैथ्यू से संपर्क किया। उसने मैथ्यू को स्वरा के बारे में बताया और उसे उस काम के बारे में भी बताया जो उसे सौंपा जाना था। ये देखते हुए कि कंपनी अन्य शहरों में फैलने वाली थी और वर्तमान में सिस्टम द्वारा कृष को कोई भी नौकरी का अवसर प्रस्तुत नहीं किया गया था जो स्वरा के लिए उपयुक्त था, कृष के पास वर्तमान में उपलब्ध विकल्पों को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि नाइट स्टार सिक्योरिटी कंपनी को बॉडीगार्ड विभाग शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन इसकी ख्याति पहले ही फैल चुकी थी। आखिरकार बॉडीगार्ड का स्तर बहुत अच्छा था और जिस तरह से वे खुद को पेश करते थे वह कुछ ऐसा था जिसने उन्हें काम पर रखने वालों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस कारण से उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया और बॉडीगार्ड चाहने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। बॉडीगार्ड के लिए ऑर्डर की बढ़ती संख्या के कारण कृष को पहले से ही सिस्टम से कई संकेत मिल चुके थे जो उन्हें अवसरों के बारे में सूचित कर रहे थे। साथ ही सिस्टम ने मामले को संभालने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार भी उपलब्ध कराए। लेकिन अब तक कंपनी में हाल ही में शामिल हुए समूह के पहले बैच में स्नातक हो चुके लोगों को पहले ही कहीं न कहीं नियुक्त किया जा चुका था। इसलिए हाल ही में हालांकि नाइट स्टार सुरक्षा कंपनी से अंगरक्षक चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई थी, लेकिन उन कर्तव्यों को संभालने के लिए नियुक्त किए जाने वाले लोगों की संख्या में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई थी। कृष ने सोचा कि स्वरा को जो कार्य सौंपा गया है वह उसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वह उस खतरे से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिसका सामना स्वरा को अंगरक्षक के रूप में करना था। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं थी। आखिरकार भले ही अभी तक उसे बॉडीगार्ड बनने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन क्लास के जरिए कृष उसे प्रोफेशनल बॉडीगार्ड बनाने में कामयाब हो जाएगा। यदि कोई और होता तो उनके लिए स्वरा जैसी किसी व्यक्ति को जो अंगरक्षक बनने के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थी, बहुत कम समय में पेशेवर अंगरक्षक में परिवर्तित करना कठिन होता। लेकिन कृष के लिए अपने बेहतरीन शिक्षण कौशल के कारण वह सिर्फ 1 या 2 महीने में ही ऐसा कर सकता था। आखिरकार स्वरा काफी प्रतिभाशाली थी, सिर्फ लड़ने के तरीके में ही नहीं बल्कि सीखने के मामले में भी। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि कृष सिर्फ एक ही व्यक्ति को पढ़ा रहे थे, बल्कि जो लोग वर्तमान में अन्य मुद्दों को संभालने के लिए भेजे गए थे वे भी कभी कभी उनकी ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होते थे। सारी व्यवस्था करने के बाद कृष ने स्वरा को बताया कि उसे राजपुर शहर जाना होगा, वहीं उसका काम था। साथ ही उसने उसे ऑनलाइन क्लास में शामिल होने के लिए लिंक दिया ताकि वह बॉडीगार्ड बनना सीख सके। ये काफी आश्चर्यजनक था कि वह राजपूत परिवार में बॉडीगार्ड बनने के इरादे से गई थी, जबकि उसे बॉडीगार्ड बनने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। खैर, शायद यह वैसा ही था जैसा कृष पहली बार बॉडीगार्ड की नौकरी की तलाश में गया था। जब तक कृष ने सब कुछ निपटाया, टैक्सी पहले ही उस कार फ्लैगशिप पर पहुंच चुकी थी जहां कृष जा रहा था। कृष को ज्यादा आलीशान कार नहीं चाहिए थी, इसलिए उसने वही कार मॉडल चुना जो राजपुर शहर में रहने के दौरान उसके पास था।
ये वही BMW 7 सीरीज मॉडल थी, वही जिसे उसने राजपुर शहर में छोड़ा था। क्रिश अपनी कार बदलकर ज्यादा शानदार या पावरफुल कार ले सकता था, लेकिन उसने सोचा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार ऐसा नहीं था कि वह अक्सर कार चलाने वाला था। हालांकि वर्तमान में उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि एआई उसके लिए शेयर बाजार से पैसे जुटा सकता था। फिर भी क्रिश कार जैसी किसी चीज़ पर पैसा बर्बाद करने को तैयार नहीं था। खरीदारी करने के बाद वह तुरंत वापस जिले में अपने विला की ओर चल पड़ा। चूंकि वे अगले दिन जाने वाले थे, इसलिए क्रिश को तैयारी करनी थी। विला में वापस आने के बाद क्रिश ने आगे बढ़कर यह जानकारी लेने का निर्णय लिया कि जीवन की टीम अगले दिन क्या काम करने वाली है। उसे किसी भी तरह के खतरे के लिए तैयार रहना था और उससे निपटने के लिए तैयार रहना था। जाहिर है कि उसके लिए जीवन को कुछ भी होने देना असंभव था, क्योंकि यह एक अंगरक्षक के रूप में उसकी जिम्मेदारी के खिलाफ था। इसके अलावा अगर वह जीवन को कई बार बचाता है तो उसे सिस्टम से इनाम मिलेगा। और पिछली बार जब उसने सिस्टम से कुछ भी प्राप्त किया था, तब से 3 महीने से अधिक समय बीत चुका था। सिस्टम से उसे जो आखिरी चीज मिली थी वह थी यह आई, जो कई मौकों पर उसकी मदद करती रही थी। और क्रिश सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या उसे कुछ ऐसा मिलने की संभावना थी जो आई से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। अपने मन में चल रहे इन विचारों के बावजूद उसने AI द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ा, लेकिन वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया कि जानकारी में कुछ असामान्य था। जानकारी सामान्य रूप से विस्तृत नहीं थी, इसके बजाय ये सिर्फ कुछ जानकारी थी जो क्रिश को बता रही थी कि जीवन की टीम शहर से बाहर जा रही है। वे किस शहर में जा रहे हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि वे किस भाड़े के सैनिकों के समूह से निपटने जा रहे थे, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्हें उस शहर की पहचान करनी थी जहां टीम जा रही थी, ताकि वे ये जान सकें कि किन भाड़े के सैनिकों से निपटना है। लेकिन इन सब के बावजूद AI ने पहले ही कई धारणाएं बना ली थीं। इसने पहले ही अलग अलग भाड़े के समूहों से निपटने की संभावनाओं की गणना कर ली थी। संभावनाओं की गणना उन लोगों के आधार पर की गई थी जिन्होंने हाल ही में कार्य किया था या कार्य करने की योजना बना रहे थे, और AI को इसके बारे में जानकारी मिल गई थी। इस समय जिस समूह से निपटने की सबसे अधिक संभावना थी, वह वास्तव में वही भाड़े का समूह था जो जीवन को निशाना बना रहा था। ये ब्लडहाउंड भाड़े का समूह था। ऐसा होने की संभावना वास्तव में 98% थी। इससे क्रिश को विश्वास हो गया कि इस बात की बहुत संभावना है कि यह वास्तव में वही समूह था जिससे वे निपटने जा रहे थे। उसी समय क्रिश ने तुरंत इस बात की विभिन्न संभावनाओं के बारे में सोचा कि आखिर क्यों इस भाड़े के सैनिकों ने ये कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार ये स्पष्ट था कि यह भाड़े का सैनिक समूह हाल ही में अधिक सक्रिय हो गया था, उस दिन से जब भाड़े के सैनिकों के समूह के दूसरे नंबर के कमांडर ने घोषणा की थी कि वह जीवन को मार देगा। इससे क्रिश को पता चल गया कि यह भाड़े के लोगों का काम था जो जीवन को बहकाने की कोशिश कर रहे थे। वे उसके परिवार को भी निशाना बना सकते थे, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल था। आखिरकार चूंकि जीवन विशेष इकाई का सदस्य था, इसलिए उसके परिवार पर हमेशा नजर रखी जाती थी। अगर कोई इस परिवार को निशाना बनाने वाला था, तो इस परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले लोग भाड़े के सैनिकों से तुरंत निपट लेंगे। सभी संभावनाओं पर विचार करने के बाद क्रिश ने शहर के बारे में जानकारी पढ़ी और उसे एहसास हुआ कि यह शहर वास्तव में वही शहर था जहां से स्वरा आई थी। अध्याय 342 ईगल टिमचेपा शहर। यहीं पर ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों के समूह से जुड़ी सबसे हालिया घटना दर्ज की गई थी। ये शहर रेजी शहर से काफी दूर था। क्रिश के पास इस विशेष इकाई के बारे में जो जानकारी थी, उसके अनुसार उसे पता था कि वे परिवहन के साधन के रूप में हेलीकॉप्टर का उपयोग करने जा रहे हैं। अन्यथा यदि वे सड़क परिवहन का उपयोग करने का निर्णय लेते तो उनके लिए शहर से शहर तक यात्रा करना मुश्किल हो जाता। इसके अलावा अगर वे सड़क परिवहन का इस्तेमाल करते तो कई जटिलताएं पैदा हो सकती थीं, और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लगने वाला था, और उस समय तक भाड़े के सैनिक पहले ही निकल चुके होते या वे अपना काम पूरा कर चुके होते जिसके लिए उन्हें वहां लाया गया था। पहले से ही सभी आवश्यक काम निपटा लेने के बाद तथा बाहर जाते समय अपनी जरूरत की सभी चीजें पाक कर लेने के बाद क्रिश ने बाकी दिन आराम करने का निर्णय लिया। अगले दिन शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक खुले मैदान में एक हेलीकॉप्टर खड़ा था जो एक साधारण व्यावसायिक हेलीकॉप्टर जैसा ही दिख रहा था, केवल अंतर यह था कि उसका आकार बड़ा था। लेकिन इस बार इस हेलीकॉप्टर में सवार लोगों के पास सैन्य उपकरण थे। उनमें से हर एक के हाथ में बंदूक थी और साथ ही उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन रखी थी। अगर कोई उन्हें देखता तो बता सकता था कि वे किसी सेना से हैं। बस इतना था कि कोई भी यह नहीं पहचान सकता था कि वे किस सेना से हैं। इसके पीछे कारण ये था कि वे एक विशेष इकाई का हिस्सा थे जो सार्वजनिक नहीं थी।
हालांकि उनमें से कुछ लोग पहले ही हेलीकॉप्टर में चढ़ चुके थे, लेकिन 2 अन्य अभी भी इंतजार कर रहे थे। वे सभी दूर सड़क की ओर देख रहे थे जो उस क्षेत्र के काफी करीब थी जहां हेलीकॉप्टर उतरा था। यहाँ लोगों की संख्या 12 तक पहुंच गई। वे सभी एक टीम का हिस्सा थे जो विशेष इकाई का हिस्सा थी। और यह एकमात्र टीम नहीं थी, ये देखते हुए कि कई अन्य टीमें थीं जो पूरे देश में सभी अन्य प्रांतों में फैली हुई थीं। इन 2 लोगों के अलावा जो हेलीकॉप्टर के अंदर नहीं जा पाए और प्रतीक्षा कर रहे थे, जो पहले ही हेलीकॉप्टर के अंदर जा चुके थे, वे एक दूसरे से संवाद कर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि जीवन सचमुच एक अंगरक्षक के साथ वापस आएगा? उनमें से एक ने सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। तुम्हें क्या पता, जीवन का परिवार वास्तव में उसकी परवाह करता है, इसलिए उसे निश्चित रूप से एक अंगरक्षक के साथ वापस आना होगा, अन्यथा उसके परिवार के लिए उसे टीम में वापस आने की अनुमति देना असंभव होगा। एक अन्य ने जवाब दिया, यह एक संभावना है, लेकिन तुम जीवन को जानते हो, वह किसी को भी अपना अंगरक्षक बनाने के लिए स्वीकार नहीं करने वाला है। तुम पहले ही देख चुके हो कि उसने किसी को भी अपना अंगरक्षक बनाने के लिए क्या शर्तें रखी हैं। तुम सही कह रहे हो, शर्तें काफी सख्त हैं। जीवन की क्षमताओं को देखते हुए मुझे संदेह है कि कोई भी जीवन को हरा पाएगा। आखिरकार जीवन किसी भी सामान्य व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर है। आप लोग कुछ भूल रहे हैं। ऐसी संभावना है कि उसे एक अंगरक्षक मिल जाएगा जो उससे कहीं अधिक कुशल होगा। उन लोगों को खुद पर गर्व है। इसके अलावा अगर वे योग्य भी हो जाते हैं, यानी जीवन को हराकर, तो उन्हें पृष्ठभूमि की जांच से गुजरना होगा, अन्यथा उनके लिए हमारे साथ शामिल होना असंभव होगा। आखिरकार जीवन के अंगरक्षक होने का मतलब ये होगा कि वे हमारी विशेष इकाई की ईगल टीम का हिस्सा होंगे। क्या तुम लोग इसे छोड़ सकते हो? तुम ऐसे बात करते रहते हो जैसे तुम्हारे पास करने को कुछ है ही नहीं। अब अपने उपकरण निकालो और हम जो निपटने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके तैयारी करो। हेलीकॉप्टर के बाहर इंतजार कर रहे लोगों में से एक ने सैनिकों के इस समूह पर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया जो आपस में चर्चा कर रहे थे। हाँ कप्तान, हर सैनिक ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। साथ ही वे कुछ अवाक भी महसूस कर रहे थे। उन्हें किस तरह की जानकारी मिलनी थी? आखिरकार खुफिया विभाग ने उन्हें पहले ही उस मिशन के बारे में जरूरी जानकारी दे दी थी जिससे वे निपटने जा रहे थे। तो उन्हें पहले से दी गई जानकारी से ज्यादा जानकारी कैसे मिल सकती थी? उनके मन में जो भी विचार थे उनमें से किसी ने भी इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया और न ही किसी ने इसे जोर से कहने की हिम्मत की। वे सभी इस बात को समझते थे कि ऐसा कुछ करने के क्या परिणाम होंगे। टीम के कप्तान से आदेश मिलने के बाद पूरा माहौल शांत हो गया। सभी ने अपने अपने उपकरण निकाले जो सेना द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। उन्होंने तुरंत उस मिशन से जुड़ी जानकारी को पढ़ना शुरू कर दिया जिससे उन्हें निपटना था, लेकिन अधिक जानकारी पाने की कोशिश करने के बजाय वे बस वही जानकारी पढ़ते रहे जो उन्होंने पहले ही पढ़ ली थी। करीब 10 मिनट बाद आखिरकार एक इंजन की आवाज आई। जब सबने देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि एक BMW 7 सीरीज आ रही थी। वे अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाए बिना नहीं रह सके, साथ ही वे सतर्क भी हो गए। आखिरकार वे पहली बार इस कार को देख रहे थे और उन्हें कार के मालिक के बारे में भी पक्का पता नहीं था और न ही वे उसके इरादे जानते थे। जिस क्षेत्र में वे अभी थे वह प्रतिबंधित था। इसका मतलब था कि किसी भी साधारण कार को इस जगह पर आने की अनुमति नहीं थी। और किसी तरह ये कार यहाँ आ गई। जैसे ही वे इस बारे में सोच रहे थे कि कार का मालिक कौन है, उनमें से कुछ लोग पहले से ही अपनी बंदूकें पास ला रहे थे ताकि जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें। कार रुक गई। हेलीकॉप्टर से कुछ ही दूरी पर कार रुकी। तभी ड्राइवर का दरवाजा खुला। उनकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो दिखने में औसत से भी ज्यादा सुंदर था। वह इस समय काले रंग का सूट पहने हुए था। सैनिकों के साथ साथ आसपास के इलाके को देखते हुए उसकी आंखें काफी तेज थीं। हालांकि सैनिक कई बार युद्ध के मैदान में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही सैनिकों की नज़र उन पर पड़ी, उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। और जब वे सोच रहे थे कि यह युवक कौन है और उसके आने का क्या इरादा है, तो वह युवक कार का दरवाजा खोलने से पहले कार के दूसरी ओर चला गया। कार से जो व्यक्ति बाहर आया उसने उन्हें चौंका दिया। वह कोई और नहीं बल्कि टीम का उपकप्तान था। बिल्कुल उनकी तरह वह भी लड़ाकू पोशाक पहने हुए था। इसके अलावा उसके बगल में एक बंदूक भी लटकी हुई थी। जैसे ही वह कार से बाहर आया उसने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। वह उनकी ओर बढ़ा, उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। उसके साथ आया युवक भी उसके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसकी आंखें लगातार आसपास के इलाके को देख रही थीं। अपने अवलोकन से वे पहले ही बता सकते थे कि यह युवक अत्यंत सतर्क लग रहा था, मानो उसे डर हो कि कहीं अचानक उनके आसपास कोई खतरा उत्पन्न न हो जाए। हाय दोस्तों, काफी समय हो गया है न?
जीवन ने अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ पूछा, जो उस समय से बिल्कुल अलग थी जब कृष उससे मिला था। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसा क्यों लगता है कि तुम इतने भावुक हो गए हो? कप्तान ने पूछा। उसकी आवाज़ काफ़ी ठंडी लगने के बावजूद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। आप किस भावना की बात कर रहे हैं? ये सामान्य बात है कि 1 सप्ताह से अधिक समय तक दूर रहने के बाद मैं आप लोगों को याद करूंगा। वैसे हालात कैसे चल रहे हैं? क्या हमें अभी निकल जाना चाहिए या फिर हमें किसी चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए? जीवन ने कप्तान और अन्य सैनिकों को गले लगाते हुए पूछा। हम जा रहे हैं, लेकिन ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ आया है? कप्तान ने जवाब दिया, फिर जीवन के साथ आए युवक की ओर देखते हुए पूछा। ओह, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो लगभग भूल ही गया था। यह मेरा बॉडीगार्ड है, इसका नाम कृष है। मैं तो बिना किसी के साथ आए ही इस बात को भूल जाता हूँ। जीवन ने चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ कहा। उसके शब्दों ने आसपास के लोगों को तुरंत आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने क्या सुना था। क्या जीवन के पास वास्तव में कोई अंगरक्षक था? पहले उन्हें लगता था कि जीवन के पास कभी कोई अंगरक्षक नहीं होगा, लेकिन अब जीवन एक अंगरक्षक के साथ आया, और उससे भी बड़ी बात यह कि जो अंगरक्षक आया था वह उन सभी से भी कम उम्र का था। क्या जीवन को यकीन था कि यह अंगरक्षक था, न कि उसका छात्र जो प्रशिक्षण लेने आया था? आसपास के लोगों की प्रश्नवाचक निगाहों को देखकर जीवन ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष की क्षमताओं पर संदेह मत करो। वह भले ही छोटा है, लेकिन वह बहुत प्रतिभाशाली है। मैं समझता हूं कि अकेले प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, लेकिन आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन वह वास्तव में मुझसे अधिक शक्तिशाली है। आसपास के लोग ये सुनकर और भी हैरान हो गए कि कृष असल में जीवन से भी ज्यादा ताकतवर है। ये कैसे संभव था? इतना कम उम्र का लड़का, वह जीवन से कैसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है? अपने ऊपर पड़ रही संदेह भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए जीवन ने कृष की ओर देखा और परिचय जारी रखा। यहाँ ये हमारी ईगल टीम का कप्तान है, बाकी सभी मेरे सहकर्मी और भाई हैं। इस पूरी टीम के लिए हमने एक साथ प्रशिक्षण लिया और अंत में हमें एक ही टीम में नियुक्त किया गया। हालांकि हम उस बैच में अकेले नहीं थे, लेकिन कम से कम हम एक दूसरे को पहले दिन से जानते हैं। जीवन ने अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ कहा। अध्याय 343 शत्रु क्षेत्र में प्रवेश। कृष के चेहरे पर जो सख्त भाव था वह गायब हो गया। उसकी जगह एक विनम्र मुस्कान आ गई और वह आगे बढ़ा और आसपास मौजूद हर व्यक्ति से हाथ मिलाया। हालांकि उन्हें लगा कि उनकी पिछली नज़र काफ़ी चौंकाने वाली थी, लेकिन बाकी लोगों ने भी कृष से हाथ मिलाते समय विनम्रता से मुस्कुराहट दिखाई। चूंकि कृष विनम्र था, इसलिए उन्हें किसी भी तरह का अहंकार दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। परिचय समाप्त होने के बाद आखिरकार कैप्टन ने बात की। मिस्टर कृष, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे लगता है कि जीवन ने आपको पहले ही बता दिया होगा कि हमारे साथ एक विशेष इकाई के सदस्य के रूप में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है, कृष ने जवाब दिया। आखिरकार जीवन ने पिछले दिन हस्ताक्षरित अनुबंध के माध्यम से उसे सब कुछ बता दिया था। कप्तान ने सिर हिलाते हुए कहा, यह अच्छी बात है। मैं टीम का कप्तान हूं, जैसा कि जीवन ने अभी कहा है। आप अपनी पसंद के अनुसार मुझे ओमवीर या कैप्टन ओमवीर कह सकते हैं। वैसे भी हमारे पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है, हमारे लिए आगे बढ़ना ही बेहतर है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, ओमवीर ने पलटकर हेलीकॉप्टर से उतर चुके सैनिकों के समूह की ओर देखा और कहा, आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर में चढ़ जाए, हमारे पास यहाँ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। ओमवीर का भारी भरकम शरीर दूसरे सैनिकों को आसानी से डरा देता था। वे बस उसे अच्छी तरह समझते थे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे मजाक करना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वह मजाक का आनंद लेता था। चाहे ये कितना भी विरोधाभासी क्यों न लगे, ओमवीर का व्यक्तित्व ऐसा ही था। जब सभी लोग हेलीकॉप्टर के अंदर चले गए, तो कृष ने जीवन के करीब रहना सुनिश्चित किया। चूंकि वह वर्तमान में एक अंगरक्षक था, इसलिए उसे अपने मुवक्किल की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, और उसके लिए जीवन से काफी दूरी पर रहते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना असंभव था। जीवन से छिपते हुए दूसरे सैनिक हंसी मजाक करने लगे। उन्हें ये बात मजेदार लग रही थी कि जीवन, जो बहुत ताकतवर था, हमेशा अपनी टीम में अपनी ताकत का बखान करता था, उसे वास्तव में एक अंगरक्षक की सुरक्षा में रहना पड़ रहा था। ये सच हो सकता है कि वह ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों के समूह के दूसरे कमांडर के बेटे की हत्या में सीधे तौर पर शामिल था, लेकिन फिर भी पूरी टीम इसमें शामिल थी। अंत में उन्होंने मिलकर छोटे से गढ़ को मिटा दिया था। दूसरी ओर जीवन ने केवल उन लोगों की ओर देखा जो हंस रहे थे, और वह समझ गया कि वे क्या सोच रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि जीवन सच कह रहा था, जब उसने कहा कि कृष उससे अधिक शक्तिशाली है।
लेकिन उसने उन्हें सही करने की कोशिश भी नहीं की। उसने इस बारे में चुप रहने का फैसला किया। वे बाद में देख पाएंगे कि कृष कितना शक्तिशाली है। उस समय वह बस उनके हाव भाव को देखता रहेगा, कृष की शक्ति से चकित होकर। साथ ही उसे बस यही उम्मीद थी कि उनमें से कोई एक कृष से मुकाबला करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ और कृष ने उस व्यक्ति को सिर्फ एक ही वार में या कुछ चालों में हरा दिया तो जीवन को हंसने का मौका मिल जाएगा। कृष पूरी यात्रा के दौरान चुप रहा। वैसे भी उसके पास अपने आसपास के लोगों से चर्चा करने के लिए कुछ भी सामान नहीं था, और जीवन के अलावा वह दूसरों से परिचित नहीं था। हालांकि हेलीकॉप्टर के अंदर का माहौल काफी अच्छा था तथा कई सैनिक समय समय पर बातें कर रहे थे और कुछ मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे थे, फिर भी कृष ने चुप रहना ही उचित समझा। साथ ही उसे लगा कि बिना कुछ हासिल किए बस बैठे रहना उसके लिए समय की बर्बादी है। लेकिन चूंकि मामला पेशेवराना था, इसलिए उसके लिए ऐसे समय में अपना फोन इस्तेमाल करना असंभव था। ये सच था कि उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा था, खासकर उस समय सिस्टम से मिली आखिरी शारीरिक वृद्धि की गोली लेने के बाद भी वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। आखिरकार एक अंगरक्षक को ऐसा ही होना चाहिए था। 30 मिनट से ज्यादा समय तक बातचीत करने के बाद आखिरकार कई लोगों ने बात करना बंद करने का फैसला किया। आखिरकार वे बहुत लंबे समय तक लगातार बात नहीं कर सकते थे। आखिरकार उनके मुंह को आराम की जरूरत थी। लगभग 20 मिनट बाद, जबकि यात्रा में 50 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय लगा, वे आखिरकार वहां पहुंच गए। हेलीकॉप्टर शहर से काफी दूर एक खुले मैदान में उतरा। जैसे ही वे उतरे, पहले जो सैनिक बातूनी थे वे अचानक बदल गए। उनके हाव भाव बहुत सख्त हो गए। वे इतने गंभीर लग रहे थे कि उन्हें देखकर कोई छोटा बच्चा भी डर जाए। वे सभी एक साथ हेलीकॉप्टर से बाहर कूद पड़े। उनकी पीठ पर एक एक बैग था। उनके हाथ में बंदूकें थीं और उनमें से हर कोई पूरी तरह से हथियारों से लैस था। कृष ही एकमात्र व्यक्ति था जो पूरी तरह से बेमेल लग रहा था। आखिरकार वह एकमात्र व्यक्ति था जो इस समय सूट पहने हुए था और उसके पास कोई हथियार नहीं था। इसके अतिरिक्त, जबकि अन्य लोग काले रंग की सैन्य वर्दी पहने हुए थे जिसमें कई भूरे धब्बे थे, वह एक अंगरक्षक की बजाय एक व्यावसायिक व्यक्ति की तरह लग रहे थे। जीवन ने कृष की ओर देखा और महसूस किया कि शायद कृष को वाकई हथियार की जरूरत है। इसलिए उसने पूछा, कृष, क्या तुम्हारे पास बंदूक चलाने का लाइसेंस है? हाँ, कृष ने सरलता से उत्तर दिया। जब वह जीवनसन परिवार में अंगरक्षक के रूप में काम कर रहा था, उस समय किरण ने एक लाइसेंस हासिल कर लिया था जिसके द्वारा कृष को बंदूक चलाने की अनुमति मिल गई थी। दिक्कत बस इतनी थी कि आज तक उसने अपने नाम पर कोई बंदूक रजिस्टर नहीं करवाई थी। रही बात उसके पास मौजूद बंदूक की, तो वह बंदूक उसने उस समय ली थी जब वह गैंगस्टरों की छापेमारी में अंजलि की मदद करने गया था। वह बंदूक छिपाने में कामयाब हो गया था और बाद में उसे वापस ले आया। हालांकि वह बंदूक अभी यहाँ नहीं थी, लेकिन वह उस विला में वापस आ गई थी जिसे उसने हाल ही में खरीदा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि जब वह यहाँ आ रहा था तो वह इसे अपने साथ क्यों नहीं लाया था, तो इसका कारण केवल ये था कि वह रूप बदलने वाली घड़ी का उपयोग करने का मौका बर्बाद नहीं करना चाहता था। इससे पहले बंदूक को अपने साथ ले जाने में सक्षम होने के लिए, यहाँ तक कि जब वह रेजी शहर जाने के लिए विमान का उपयोग कर रहा था तब भी उसके पास बंदूक थी। इसके लिए उसने उपस्थिति बदलने वाली घड़ी की छलावरण क्षमता का उपयोग किया था। उसने अपनी शक्ल बदलने वाली घड़ी का इस्तेमाल करके अपनी बंदूक को एक छोटे बटुए में बदल दिया। हालांकि उसकी शक्ल नहीं बदली, उसने अपनी शक्ल बरकरार रखी और ये देखते हुए कि वह बटुए को पकड़े हुए था, हवाई अड्डे पर सिस्टम द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सका। ये कुछ ऐसा था जिसने कृष को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। आखिरकार ऐसा लग रहा था कि उपस्थिति बदलने वाली घड़ी की क्षमता बहुत अधिक थी। आखिरकार ऐसी चीज को छिपाने में सक्षम होना, जिसे हवाई अड्डे पर बेहद खतरनाक माना जाता है, बिना अलार्म के सिस्टम से गुजरने में सक्षम होना। कृष का जवाब पाकर जीवन आगे बढ़ा और उसने पिस्तौल निकाली। उसने पिस्तौल कृष को थमाते हुए कहा, अभी के लिए तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं मानता हूं कि चूंकि तुम्हारे पास पहले से ही बंदूक चलाने का लाइसेंस है, इसलिए तुम इसे इस्तेमाल करने में सक्षम हो, है न? हाँ, इस बंदूक का इस्तेमाल करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, कृष ने जवाब दिया। दूसरी ओर जीवन को यह विश्वास नहीं था कि कृष बंदूक चलाने में उतना ही कुशल है जितना कि वह लड़ने में। आखिरकार लड़ाई और बंदूक चलाने में महारत हासिल करना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा ये भी संभावना थी कि कृष सिर्फ पिस्तौल ही इस्तेमाल कर सकता था, और अगर उसे दूसरी बंदूकें दी गईं तो उसे उनका इस्तेमाल करने में मुश्किल हो सकती थी। एक अंगरक्षक से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह विभिन्न प्रकार की बंदूकें चलाने में सक्षम हो, लेकिन कृष के बारे में जो जानकारी जीवन को मिली थी उसके अनुसार उसे पता था कि कृष ने कभी भी अंगरक्षक बनने के लिए कोई पेशेवर प्रशिक्षण नहीं लिया था।
जब सब कुछ तय हो गया तो 14 लोगों का पूरा समूह आगे बढ़ने लगा। दूसरी ओर हेलीकॉप्टर सभी के उतरने के कुछ ही पल बाद उड़ गया। फिलहाल वे सभी शहर की विपरीत दिशा की ओर बढ़ रहे थे। क्रिश को थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने सोचा था कि वे शहर की ओर जा रहे हैं। अपने आश्चर्य के बावजूद वह अपने आसपास के माहौल को देखता रहा। साथ ही उसने अपने आसपास के सैनिकों की हरकतों पर भी नजर रखी। हालांकि वे आराम से चल रहे थे, लेकिन उनमें से हर एक बहुत ही होशियार लग रहा था, जो किसी भी पल कार्रवाई करने के लिए तैयार था। समूह आगे बढ़ते बढ़ते 30 मिनट से ज्यादा समय बीत गया और वे आखिरकार शहर से काफी दूर पहुंच गए थे। वे तेज गति से नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी दूरी तय कर ली थी। इसके अलावा वे वर्तमान में एक प्राकृतिक जंगल के अंदर थे जो शहर के करीब स्थित था। जिस क्षण वे इस क्षेत्र में पहुंचे, जीवन ने क्रिश को देखा और कहा, तैयार रहो, हम दुश्मन के इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। किसी भी समय लड़ाई छिड़ सकती है, इसलिए कार्रवाई के लिए तैयार रहो। अध्याय 344 शत्रु का आगमन। क्रिश जीवन के पीछे पीछे चल रहा था। वह जीवन का पीछा कर रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसे कुछ न हो। वह आगे होता, लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि जीवन टीम का उपकप्तान था, क्रिश का उसके आगे होना असंभव था। इसके बावजूद क्रिश किसी भी समय कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार था। अगर कुछ हुआ और जीवन को खतरा हुआ तो क्रिश प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। इसके अलावा उसके पास जो मौजूदा ताकत है, उसके कारण उसके लिए किसी भी स्थिति पर प्रतिक्रिया करना आसान था, जब तक कि उसका सामना सुपर स्पीड वाले म्यूटेंट जैसी किसी चीज से न हो। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, पूरा जंगल गहरी खामोशी में डूबता गया। यहाँ तक कि हवा में पक्षियों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। जैसे ही आसपास के लोगों ने ये स्थिति देखी, वे तुरंत घबरा गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह इस बात का संकेत है कि इस जंगल में खतरे की संभावना है। अब ये संभव भी नहीं था। आखिरकार विशेष इकाई के खुफिया विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये वह जगह थी जहां भाड़े के सैनिकों का समूह था, जिनसे उन्हें निपटना था। इस कारण से यह स्पष्ट था कि भाड़े के सैनिक चुपचाप खड़े होकर उन्हें गोली चलाने की अनुमति नहीं देंगे। इसके बजाय वे स्पष्ट रूप से जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस समय उन्हें बस एक ही समस्या का सामना करना पड़ रहा था कि उनके पास भाड़े के सैनिकों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। चूंकि वे दुश्मन को नहीं जानते थे, इसलिए यह बहुत बड़ा जोखिम था। लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं डरे। आखिरकार उन्होंने यही किया। उनके लिए दुनिया के उन सभी भाड़े के सैनिकों के बारे में जानकारी हासिल करना असंभव था जो कभी कभार इस देश में घुस आते थे। अगर उन्हें भाड़े के सैनिकों के बारे में सारी जानकारी मिल जाती तो जाहिर है कि अब तक वे उन्हें खत्म कर चुके होते। लेकिन भाड़े के सैनिक एक ही जगह पर नहीं रहे। नए भाड़े के सैनिक भाड़े के सैनिकों के समूहों में शामिल हो गए, जबकि अन्य कभी कभी मर जाते थे। क्रिश ने जीवन द्वारा दी गई पिस्तौल को थामे रखा। पिस्तौल ग्लॉक 17 पिस्तौल थी। उसके आसपास के लोगों के पास मौजूद अन्य हथियारों की तुलना में ये काफी साधारण थी। खैर, जीवन के पास क्रिश को कोई भी हथियार देने का अधिकार नहीं था जो विशेष इकाई से संबंधित था, और इस कारण उसके पास क्रिश को एक सामान्य पिस्तौल सौंपने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। ग्लॉक 17 पिस्तौल की क्षमता 40 से 50 मीटर तक थी, लेकिन क्रिश के लिए ये चीजें बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकती थीं। आखिरकार वह बेहद स्थिर था और उसकी दृष्टि सटीक थी। इसलिए जब तक गोली एक निश्चित दूरी तक पहुंच सकती थी और उस दूरी को तय करने के बाद पर्याप्त नुकसान पहुंचा सकती थी, तब तक वह सटीक रूप से गोली चलाने में सक्षम था, भले ही वह कई 100 मीटर दूर क्यों न हो। रुको, ओमवीर, जो आगे चल रहा था, ने अचानक हाथ उठाया और ये शब्द कहे। उसके पीछे चल रहा समूह तुरंत रुक गया। जैसा कि आप हमारे आसपास देख सकते हैं, इस बात के संकेत हैं कि कुछ समय पहले ही यहाँ कोई गतिविधि हुई थी। आप देख सकते हैं कि पत्तियां अभी हाल ही में गिरी हैं, जो ये संकेत देती हैं कि कोई व्यक्ति या लोगों का समूह हमसे पहले यहाँ से गुजरा था। ओमवीर ने आसपास के क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां वे उस समय मौजूद थे। क्रिश ने पहले ही ये देख लिया था, बस इतना था कि उसे इस टीम में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था। आखिरकार वह सिर्फ जीवन का अंगरक्षक था, स्पेशल यूनिट टीम का सदस्य नहीं। आप सभी को तैयार रहना चाहिए। हमें दुश्मन के बहुत करीब रहना चाहिए। याद रखें, जब तक दुश्मन दिखाई दे तब तक गोली चलाते रहें। हम भाड़े के सैनिकों से बातचीत नहीं करते, ओमवीर ने आदेश दिया। हाँ कप्तान, अन्य लोगों ने एक साथ उत्तर दिया। ओमवीर ने कुछ इशारे किए और तुरंत ही समूह तितर बितर हो गया। वे साथ साथ आगे नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे दुश्मन को आसानी से बड़ा निशाना मिल जाएगा। अगर उन्होंने ग्रेनेड फेंका या बम लगाया और वे फट गए तो जाहिर है कि पूरा समूह हताहत होगा। यह ऐसी चीज थी जिससे वे बचने की कोशिश कर रहे थे।
ये भी सच था कि फैलकर उन्हें एक एक करके निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वे एक दूसरे से संवाद नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वे एक दूसरे से बहुत दूर नहीं जा रहे थे, जिससे एक दूसरे के बीच लगभग 10 से 20 मीटर की दूरी बढ़ जाती थी। कृष ने स्पष्ट रूप से जीवन का पीछा किया। उसी समय जीवन ने कहा, कृष, मुझे नहीं पता कि तुमने पहले कभी किसी को मारा है या नहीं, लेकिन यहाँ अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी को मार सकते हो तो बस आगे बढ़ो और ऐसा करो। तुम्हें इन भाड़े के सैनिकों के प्रति किसी भी तरह का अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं है। कृष के जवाब देने से पहले ही जीवन ने कहा, वे पहले ही बहुत खून बहा चुके हैं। उनके लिए ये वास्तव में मायने नहीं रखता कि जिस व्यक्ति को वे निशाना बना रहे हैं वह निर्दोष है या नहीं। जब तक उन्हें पैसे मिलते रहेंगे वे किसी को भी मारने के लिए तैयार हैं। उनके लिए पैसा बहुत मायने रखता है। कृष को बेशक ये बात समझ में आ गई थी। ऐसा नहीं था कि यह पहली बार था जब उसे भाड़े के सैनिकों के साथ लड़ाई का सामना करना पड़ रहा था। इससे पहले वह बेन के भाई, जो स्नाइपर था, के हाथों लगभग मारा जा चुका था। यह उसकी तेज प्रतिक्रिया के कारण ही था कि वह गोलियों से बच पाया, अन्यथा वह मारा जाता, और यह स्पष्ट था कि उसके मरने के बाद शर्वानी भी उसमें शामिल होती। कृष ने कुछ नहीं कहा और जीवन के पीछे पीछे चलता रहा। साथ ही वह उनके आसपास के माहौल पर भी नजर रखता रहा। वैसे भले ही वह इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे उनसे काफी दूर से ही कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सिर्फ इसलिए इधर उधर देख रहा था कि कहीं कोई जाल तो नहीं बिछाया गया है ताकि वे उसमें फंस न जाएं। अगर वह बम जैसा कुछ था तो चाहे कृष कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए जीवन को बचा पाना नामुमकिन होगा, खासकर अगर विस्फोट की तीव्रता बहुत ज्यादा हो। 3 लोग दाईं ओर से हमारी ओर आ रहे हैं। वे सावधानी से आ रहे हैं और उन्हें लगभग 10 सेकंड में ही हमें देख लेना चाहिए। अचानक कृष ने कुछ कहा, लेकिन जीवन को आश्चर्य हुआ। जीवन ने तुरंत इधर उधर देखा, ये देखने की कोशिश की कि आसपास कोई है या नहीं, लेकिन उसने बहुत देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। साथ ही उसने सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे लकड़ी की सीढ़ियों की आवाज सुनाई नहीं दी जिसके बारे में कृष बात कर रहा था। वैसे तो उसे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन ये उनके अपने ही कदमों की आवाज थी। स्पेशल यूनिट के सभी सदस्यों को इस तरह से प्रशिक्षित किया गया था कि वे चलते समय होने वाली आवाज को कम से कम कर सकें। इसलिए ध्यान से सुनने के बाद वह केवल उन दोनों के चलने की आवाज सुन पाया। ये धीमी थी, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति पास में था इसे आसानी से सुना जा सकता था। जीवन को समझ में नहीं आया कि कृष को यह भरोसा कहाँ से मिल रहा था कि 3 लोग उनके पास आ रहे हैं। अपने मन में वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि शायद कृष को भ्रम हो गया था। उसे लगा कि लोग उनके पास आ रहे हैं, या शायद वह बस चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। आपको इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर वे आते भी हैं तो हम उनका आसानी से सामना कर लेंगे। बस उनसे सीधे लड़ने की कोशिश मत करना। भाड़े के सैनिकों के पास बंदूकें और दूसरे हथियार होते हैं। भले ही अपने हत्थे युद्ध में मजबूत हों, लेकिन बंदूकों से लड़ना बिल्कुल अलग होता है, जीवन ने समझाया। कृष ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी बंदूक थाम ली और उस दिशा की ओर देखने लगा जहां से उसे कदमों की आवाज आती हुई सुनाई दे रही थी। कदमों की आवाज से जो उसे सुनाई दे रही थी उससे यह स्पष्ट था कि वे उन्हें दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बेशक इस बात की संभावना थी कि कदमों की आवाज ईगल टीम के सदस्यों की थी, लेकिन फिर भी कृष को ऐसा नहीं लगा। आखिर वे सब इस तरह फैल गए थे कि जीवन और कृष को छोड़कर हर कोई अपने आप आगे बढ़ रहा था। इस कारण 3 लोगों का एक साथ आगे बढ़ना स्पष्ट था कि ये दुश्मन था। जैसे ही जीवन जंगल के गहरे छोर की ओर बढ़ने वाला था, कृष ने अचानक उसका कंधा पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर खींच लिया। जीवन एकदम चौंक गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। इसी वजह से वह लड़खड़ाता हुआ पीछे की ओर कृष की ओर बढ़ा। धमाका! लेकिन जैसे ही वह पीछे की ओर लड़खड़ाया, कुछ ही पलों में उसे जमीन पर किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी। और जब जीवन ने देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा था। इस समय वह प्रश्न जो वह कृष से पूछना चाहता था तुरंत ही गायब हो गया। साथ ही वह अत्यंत सतर्क हो गया, ये समझते हुए कि वे शत्रुओं की नज़र में आ चुके हैं। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की, ये देखने की कोशिश की कि वह कहाँ छिप सकता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, कृष ने अचानक कार्रवाई शुरू कर दी। पियू पियू पियू! दबी हुई गोलीबारी की आवाज लगातार 3 बार सुनाई दी, और उसके बाद कृष ने कुछ और नहीं किया और बस उस दिशा की ओर देखता रहा जिसके बारे में उसने पहले कहा था। धप धप धप! जैसे ही जीवन सोच रहा था कि कृष क्यों गोली चला रहा है,
तभी जमीन पर भारी चीजों के गिरने की आवाज सुनाई दी, साथ ही झाड़ियों के बीच से किसी चीज के भागने की आवाज भी आई। अध्याय 345 घायल जीवन ये देखकर चौंक गया। उसने उस दिशा में देखा जहां कृष्ण ने गोली चलाई थी, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। लेकिन चीजों के गिरने की आवाज इतनी वास्तविक थी कि यह स्पष्ट था कि कृष्ण किसी चीज या किसी व्यक्ति पर गोली चला रहा था। जीवन को नहीं पता था कि कृष्ण किस पर गोली चला रहा था, लेकिन फिर भी वह डरा हुआ था। हो सकता है कि कृष्ण ने गलत अनुमान लगाया हो और अपने साथियों पर गोली चला दी हो। यह एक संभावना थी, लेकिन इस बात पर विचार किए बिना भी वह खुद, जिसे प्रशिक्षित किया गया था, एक विशेष इकाई टीम का उपकप्तान होने के नाते, यह महसूस करने में सक्षम नहीं था कि कोई है जो उनके पास आ रहा है। लेकिन किसी तरह न केवल कृष्ण को एहसास हुआ कि कोई है, बल्कि लोग हैं जो उनके पास आ रहे हैं। उसने उन्हें गोली भी मार दी। ये केवल 3 बार था कि कृष्ण ने गोली चलाई थी, लेकिन लगातार 3 शव गिरे। अगर यह सच था कि कृष्ण ने जिन लोगों को गोली मारी थी वे वास्तव में लोग थे या जानवर, अपने मन में विस्मय और आश्चर्य को दबाते हुए वह उस क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा। चूंकि कृष्ण पहले ही गोली चला चुका था, इसलिए यह स्पष्ट था कि यदि कोई दुश्मन नजदीक होता तो वह पहले ही सतर्क हो जाता। ये स्पष्ट था कि कृष्ण एक ऐसी बंदूक का इस्तेमाल कर रहा था जिसमें एक दबाने वाला यंत्र लगा हुआ था, लेकिन गोली की आवाज को पूरी तरह दबा पाना असंभव था। इसलिए अगर कोई पास में होता तो वह गोली की दबी हुई आवाज सुन पाता। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा और बस जीवन के पीछे पीछे चला गया। अपनी अच्छी दृष्टि से उसने उन 3 लोगों को पहले ही देख लिया था जिन्हें उसने गोली मारी थी। हालांकि उसने उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, लेकिन उसने इतना तो देख लिया था कि वह यह अनुमान लगा सकता था कि वे दुश्मन थे। वह जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चूंकि वे यहाँ पहले ही दुश्मनों से भिड़ चुके थे, इसलिए संभावना थी कि यहाँ जाल बिछाए गए हों। इसलिए उन्हें चलते समय सावधान रहना पड़ा। लगभग 1 मिनट बाद वे आखिरकार उस जगह पहुंच गए जहां से आवाज आई थी। उन्हें इतना समय सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि जीवन बहुत सावधान था, और जब जीवन ने देखा कि जमीन पर क्या गिरा है तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये 3 लाशें थीं जो उस समय अपने ही खून से लथपथ पड़ी थीं। 3 शव, और वे सभी वर्तमान में मृत थे। इससे संकेत मिलता है कि कृष्ण ने उन सभी को केवल 3 गोलियों से मार डाला था। कुछ देर तक शव को देखने के बाद जीवन आसानी से बता पाया कि उनमें से प्रत्येक को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में गोली लगी थी। उनमें से 2 को सिर में गोली लगी थी, जबकि आखिरी को गर्दन में गोली लगी थी। इसी की वजह से झाड़ियों में से किसी चीज के भागने की आवाज आई थी। ये स्पष्ट था कि वह मरने से पहले काफी देर तक संघर्ष कर रहा था। जीवन ने अपनी नजर जमीन पर पड़े शव से हटाकर कृष्ण की ओर देखा। इस समय उसे लगा कि कृष्ण के बारे में जो जानकारी उसने हासिल की थी वह सही नहीं थी। सूचना में कहा गया था कि कृष्ण बंदूक चलाना जानता है, लेकिन सूचना में यह नहीं बताया गया था कि कृष्ण असल में बंदूक चलाने में माहिर है। और उसकी युद्ध क्षमताओं को देखते हुए जीवन ने कभी नहीं सोचा था कि कृष्ण इतना मजबूत, बंदूक चलाने में बेहद कुशल और बेहद सटीक होगा। जीवन ने अपनी भावनाओं को स्थिर करने के लिए गहरी सांस ली। इस समय उसे एहसास हुआ कि इस बॉडीगार्ड के इर्द गिर्द और भी रहस्य छिपा है। इसके अलावा अगर कृष्ण के पास कोई गलत इरादा नहीं था तो उसने जैकपॉट जीत लिया था। ये और भी बेहतर होगा यदि वह कृष्ण को अपने परिवार या टीम में शामिल कर सके। कृष्ण के टीम में शामिल होने की संभावना काफी कम थी, ये देखते हुए कि कृष्ण ने पहले ही इस मुद्दे पर अपना रुख दिखा दिया था। लेकिन फिर भी उसके परिवार की ताकतों में शामिल होने की संभावना थी। चलो चलते हैं। चूंकि उन्होंने हम पर हमला किया है, इसलिए दूसरे लोग भी निशाना बन सकते हैं। हमने कोई शोर नहीं सुना है और संभावना है कि अभी भी उनका पीछा किया जा रहा हो, जीवन ने कहा, और वह इधर उधर देखने लगा। साथ ही उन्होंने वॉकी टॉकी के जरिए ओमवीर और बाकी लोगों को सावधान रहने को कहा। उन्हें सावधान रहना था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई दुश्मन उन पर नजर रख रहा है। जीवन को समझ में आ गया कि यदि कृष्ण वहां न होता तो इसकी संभावना थी कि उसकी हत्या कर दी जाती या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। आखिरकार वह गोली उस जगह पर मारी गई थी जहां वह पहले खड़ा था और फिर कृष्ण द्वारा उसे पीछे खींच लिया गया था। वह ऐसी चीज नहीं थी जिसे नजरअंदाज किया जा सके। यह अच्छी बात थी कि वॉकी टॉकी हर व्यक्ति के कान में पहने जाने वाले ईयरपीस से जुड़ा हुआ था। इस कारण से वॉकी टॉकी के जरिए बात करने के बावजूद दूसरे लोग स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे और उनके आसपास कोई भी व्यक्ति आवाज नहीं सुन पा रहा था। लेकिन जैसे ही जीवन ने बोलना समाप्त किया और मुड़कर कृष्ण से बात करने वाला था, उन्हें अचानक शोर की आवाज सुनाई दी। फिर अगले ही पल बैंग बैंग लगातार 2 गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दीं। इससे कृष्ण और जीवन दोनों ही घबरा गए।
गोली की आवाज से यह स्पष्ट था कि लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी और यह उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहां वे अभी थे। आप उनके पास मौजूद बंदूकें ले सकते हैं, हालांकि आपको स्पेशल यूनिट की बंदूकें इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। जब तक कि आप खुद स्पेशल यूनिट के सदस्य न हो, आपको भाड़े के सैनिकों की बंदूकें इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। जीवन ने जल्दी से कहा, मैं पिस्तौल से ही ठीक हूँ, यह ज्यादा सुविधाजनक है। कृष ने जवाब दिया, बड़ी बंदूक इस्तेमाल करने के लिए उसे चलते समय कोई बड़ी चीज साथ लेकर चलना होगा। उसे बस छोटी बंदूक ले जाने की सुविधा पसंद है। जहां तक छोटी बंदूक के इस्तेमाल के नुकसानों की बात है, जैसे कि प्रभावी रेंज, कृष को वास्तव में ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिरकार, भले ही वह दूर से दुश्मन पर गोली न चला सके, लेकिन अपनी तेज इंद्रियों के कारण वह जान सकता था कि वे आ रहे हैं। इस तरह वह दुश्मन से बचकर छिपने में सक्षम हो जाएगा तथा दुश्मन के उसे देखने से पहले ही गोली चलाने के अवसर की प्रतीक्षा करेगा। जीवन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उसने सोचा कि कृष ने इन तीनों लाशों को जमीन पर कैसे निकाला तो उसे यकीन हो गया। हालांकि उसे लगा कि अगर कृष बेहतर मारक क्षमता वाली बड़ी बंदूक का इस्तेमाल करता तो बेहतर होता। एम्पायर में नए अध्याय पढ़ने अपने विचारों के बावजूद उसने कृष को अन्यथा समझाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह गोलियों की दिशा में बढ़ने लगा। उसे यकीन नहीं था कि गोली किसको लगी है और संभावना थी कि यह उसकी टीम का कोई सदस्य हो सकता है। कृष जीवन के पीछे पीछे चल रहा था। उसे ही आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर कोई दुश्मन आता भी तो अपनी तेज नज़र से वह उसे देख लेता और उसके कुछ करने से पहले ही उसे मार गिराता। बस 1 मिनट के अंदर ही वे उस इलाके में पहुंच गए जहां से गोलियों की आवाज़ें सुनी गई थीं। वे सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार उन्हें यहाँ की स्थिति के बारे में पक्का पता नहीं था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि ईगल टीम का एक सदस्य जमीन पर बैठा था। वह अपने हाथ पर लगे घाव पर पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा था। चूहा, कैसा है? जीवन ने उस मृत शरीर को देखते हुए पूछा, जो उस स्थान से ज्यादा दूर नहीं था जहां वे खड़े थे। वह मुझे लगभग पकड़ ही लेता। अगर तुमने मुझे पहले से बताकर संदेश न दिया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। ये भाड़े के सैनिक बहुत चालाक होते हैं, चूहे के नाम से पुकारे जाने वाले सैनिक ने जवाब दिया। ठीक है, चलो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल चलें। गोली की आवाज़ से यहाँ के अन्य लोग भी आकर्षित होंगे। हो सकता है कि हमारी टीम के सदस्य आ रहे हों, लेकिन ये भी संभावना है कि दुश्मन भी दौड़कर आ रहे हों। जीवन ने सतर्कता से चारों ओर देखते हुए कहा, मैं पहले ही खत्म कर चुका हूँ। उस आदमी ने लगभग मेरा दिल छीन लिया था। अगर मैं ट्रिगर खींचने से पहले थोड़ा सा भी हिलता नहीं तो मेरा हाथ घायल नहीं होता, बल्कि मेरा दिल फट जाता। माउस ने जमीन से उठते हुए कहा। उस हाथ पर बैठा कृष इस लड़के की दर्द सहन करने की क्षमता देखकर थोड़ा हैरान था। हालांकि वह घाव को साफ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन सिर्फ इस तथ्य से कि घाव पर बांधी गई पट्टियां पहले से ही खून से लथपथ थीं, ये स्पष्ट था कि घाव छोटा नहीं था। इसके बावजूद यह आदमी ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसे कोई दर्द ही न हो। ये दर्द सहने की बहुत अच्छी क्षमता थी। चूंकि माउस ने अपना प्राथमिक उपचार पहले ही पूरा कर लिया था, इसलिए वे तीनों तुरंत आगे बढ़ने लगे। चूंकि उन्हें दुश्मन का स्थान नहीं पता था और माउस उस समय घायल था, इसलिए वे अब अलग अलग आगे नहीं बढ़ सकते थे। माउस इस समय सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल कर सकता था। दूसरा हाथ भी घायल था, इसलिए उसके लिए बंदूक चलाना असंभव था। हमें ये काम जल्द से जल्द पूरा करना होगा। इस तरह आप वापस जा सकेंगे और अपने हाथ को ज्यादा नुकसान पहुंचने से पहले ही चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह आप अपना हाथ बचा पाएंगे, जीवन ने कहा और वे आगे बढ़ते रहे। अध्याय 346 चौंकाने वाले कौशल। उसकी चिंता मत करो जीवन, चोट इतनी गंभीर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ समय तक अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसे काटना असंभव है, चूहे ने जवाब दिया। जीवन इस पर सिर्फ अपना सिर हिला सका। उसे समझ में आ गया कि माउस अपनी चोट को कमतर आंकने की कोशिश कर रहा था। ये सच हो सकता है कि उस समय उन्होंने जो प्रशिक्षण लिया था वह काफी कठोर था, जिससे उनकी दर्द सहनशीलता बढ़ गई थी। लेकिन भले ही वे दर्द को सहन कर सकते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे इसे अनदेखा कर सकते थे। आखिरकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति अब दर्द महसूस कर सकता है या नहीं, शरीर पर इसका असर तो होगा ही। इसलिए अगर किसी चोट का इलाज नहीं किया जाता है तो उस पर निशान बनना तय है, और अन्य मामलों में इस बात की संभावना है कि शरीर का वह विशेष हिस्सा अब काम न कर सके। चलते हैं, हम दूसरों का स्थान नहीं जानते, बेहतर होगा कि हम पहले उन्हें खोज लें। हमें जो भी भाड़े का सैनिक मिले उसे खत्म कर देना चाहिए, जीवन ने आगे बढ़ते हुए कहा। कृष ने कुछ नहीं कहा, बल्कि जीवन के पीछे पीछे चल दिया।
चूहा भी उनके पीछे पीछे चल रहा था और सतर्कता से चारों ओर देख रहा था। चूंकि वह अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसके लिए अपनी राइफल का इस्तेमाल करना असंभव था। इसी कारण से उसने पहले ही पिस्तौल खरीद ली थी। लेकिन ये पिस्तौल क्रिश के पास मौजूद पिस्तौल से बिल्कुल अलग थी। क्रिश आसानी से बता सकता था कि इस पिस्तौल की गुणवत्ता उसके ग्लॉक 17 से कहीं बेहतर थी। ये स्पष्ट था कि यह उस राइफल की तरह ही थी जिसका इस्तेमाल यह विशेष इकाई करती थी। यह एक ऐसी बंदूक थी जो क्रिश को पहले कभी नहीं मिली थी, ऑनलाइन भी नहीं। ये स्पष्ट था कि इस प्रकार की बंदूक के बारे में जानकारी काफ़ी हद तक छिपाई गई थी, इस तरह से कि एआई भी उस जानकारी को खोजने में सक्षम नहीं था। जिस तरह से जानकारी छिपाई गई थी वह लगभग साथी परिवार या ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप जैसा ही हो सकता है। शायद यही कारण था कि एआई के लिए उस मिशन के बारे में जानकारी हासिल करना काफ़ी मुश्किल था जिसे वे अंजाम देने की योजना बना रहे थे। तीनों का समूह आगे बढ़ते हुए सतर्कता से आसपास के इलाके को स्कैन करता रहा। साथ ही वे दूसरों से भी संवाद करते रहे ताकि वे सतर्क रहें। इसके अलावा अगर उनमें से कोई भी भाड़े के सैनिकों के समूह को खोजने में कामयाब हो जाता तो उन्हें तुरंत दूसरों को सूचित करना होता। इस तरह जो लोग नज़दीक होते वे तुरंत मदद के लिए पहुंच जाते। क्रिश ध्यान से सुन रहा था और उसे उनके आसपास कदमों की आवाज़ भी धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। जिस तरह से कदमों की आवाज़ एक जैसी लग रही थी उससे उसे पता चल गया कि वे ईगल टीम के सदस्यों के थे। इस क्षण तक क्रिश को कुछ एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि पहले से मारे गए 4 लोगों के अलावा, जिनमें से 3 उसके द्वारा मारे गए थे और एक माउस द्वारा, उनके आसपास कोई और भाड़े का सैनिक नहीं था। लेकिन ये सिर्फ एक संभावना थी। आखिरकार एक संभावना ये भी थी कि भाड़े के सैनिक इस समय आगे नहीं बढ़ रहे थे और अपने आसपास के पेड़ों के ऊपर छिपे हुए थे। उस स्थिति में जब तक वे आगे नहीं बढ़ते क्रिश के लिए उन्हें पहचान पाना लगभग असंभव होगा। ठीक इसी कारण से क्रिश लगातार इधर उधर देखता रहता था, खास तौर पर पेड़ों के ऊपर। इस तरह वे ऊपर से किसी दुश्मन द्वारा घात लगाए जाने से बच जाते। ओमवीर को पहले ही भाड़े के सैनिकों का ठिकाना मिल चुका है। उसकी दिशा में एक इमारत है और वह भाड़े के सैनिकों के समूह का वर्तमान गढ़ है। कम से कम यही वह जगह है जहां ज्यादातर समय भाड़े के सैनिक मिशन से निपटने की योजना बनाने के लिए जाते हैं। ये शब्द कहते हुए जीवन अचानक रुक गया। फिर अगले ही पल वे तीनों दूसरी दिशा की ओर बढ़ने लगे। ये दिशा टीम के कप्तान ओमवीर की थी। करीब 2 मिनट बाद वे आखिरकार आ ही गए। यहाँ भले ही वे काफी दूर थे, क्रिश को तुरंत पता चल गया कि समूह के सभी सदस्य आ चुके हैं। वे एक साथ इकट्ठे नहीं हुए थे, बल्कि वे अभी भी फैले हुए थे, सभी अलग अलग कोनों से इमारत को देख रहे थे। क्रिश ने इमारत को देखा। ये सिर्फ एक मंजिल वाली इमारत थी। इसके बावजूद क्रिश को आश्चर्य हुआ। आखिरकार इस इमारत को इस तरह से रंगा गया था कि यह आसपास के माहौल के साथ अच्छी तरह घुल मिल गई थी। इसके अलावा इमारत के ऊपर कई पेड़ और अन्य पौधे हैं। उन्हें कवर के रूप में इस्तेमाल किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपग्रह उन्हें देख न सके। क्रिश को समझ में नहीं आया कि उन्होंने इमारत के ऊपर पेड़ उगाने के लिए कौन सी विधि अपनाई थी, लेकिन वह बता सकता था कि पेड़ इतने बड़े नहीं थे। शायद इमारत के ऊपर कोई बगीचा था, लेकिन जड़ प्रणाली को कैसे सहारा दिया गया? आखिरकार पेड़ों की जड़ प्रणाली खरपतवारों और झाड़ियों से पूरी तरह अलग थी। तैयार रहो, हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ जाल बिछाए जाने की संभावना है, इसलिए बहुत सावधान रहो, जीवन ने कहा। दरअसल जीवन को ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार ये जानकारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि ओमवीर ही था और जीवन को ईयरपीस के जरिए ये जानकारी मिल गई थी। यही बात माउस पर भी लागू हुई, जिसके पास भी अपना ईयरपीस था। जीवन उन शब्दों को जोर से इसलिए बोल रहा था क्योंकि वह चाहता था कि क्रिश उन्हें सुन ले, लेकिन क्रिश की सुनने की क्षमता तीव्र होने के कारण वह स्पष्ट रूप से ईयरपीस से आवाज़ें सुन सकता था, विशेषकर ये देखते हुए कि वह जीवन से ज़्यादा दूर नहीं था। फिर भी क्रिश ने जोर से कुछ नहीं कहा। वैसे भी वह ये बताने की जहमत नहीं उठाना चाहता था कि वह ऐसी बात क्यों सुन पा रहा है जिसे 30 सेंटीमीटर दूर से भी कोई नहीं सुन सकता। क्रिश ने बस अपना सिर हिलाया। बेन, वे सभी आगे बढ़ने लगे। वे इतनी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे कि उनके आसपास के पौधे केवल थोड़ा सा हिल रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि उनके आसपास के पौधे नष्ट न हो या पौधों से पत्तियां न गिरें। ये सिर्फ एक सावधानी भरा उपाय था। और जब जीवन ने देखा कि क्रिश कितना कुशल है और यह उन दोनों से भी कहीं ज्यादा कुशल लग रहा था, तो वह एक बार फिर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। आखिर क्रिश कितना कुशल था? क्या वह एक इंसान भी था? मन में उठ रहे सवालों के बावजूद वह आगे बढ़ता रहा और इमारत की ओर बढ़ता रहा। और जैसे जैसे वे करीब आए, हवा में तनाव अचानक बढ़ गया।
फिर अगले ही क्षण जीवन चिल्लाया, नीचे उतरो। पीयू पीयू एम्पायर पर अध्याय पढ़े, लेकिन अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दो दबी हुई गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। फिर अगले ही पल जीवन और चूहा दोनों मुंह खोले खड़े रह गए। जाहिर है कि वे जो कुछ भी देख रहे थे उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जीवन ने उन्हें नीचे उतरने के लिए इसलिए चिल्लाया था क्योंकि उनके सामने अचानक एक दुश्मन आ गया था। उनके सामने वाली इमारत की खिड़कियां अचानक खुल गईं और लोगों को बंदूकें पकड़े हुए देखा। ये देखते हुए कि उनके हाथ में राइफलें थीं, जीवन ने उन्हें झाड़ियों में छुपने के लिए कहा ताकि दुश्मन को स्पष्ट निशाना न मिल सके। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, क्रिश ने लगातार 2 बार गोली चलाई, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की जान चली गई। जीवन को सबसे ज्यादा झटका इस बात से नहीं लगा कि क्रिश ने उन्हें मार डाला। आखिरकार उसने क्रिश को पहले भी ऐसा करते देखा था और उसने लगातार 3 बार ऐसा किया था। जीवन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि क्रिश उस समय पिस्तौल का इस्तेमाल कर रहा था। पिस्तौल की प्रभावी रेंज लगभग 40 से 50 मीटर थी। ऐसी स्थिति में 50 मीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद दुश्मन पर वार करना बेहद मुश्किल होता। लेकिन किसी तरह क्रिश लगभग 100 मीटर दूर स्थित लक्ष्य को भेदने में सफल रहा। इसके अलावा उसने 2 बार सिर पर सटीक निशाना लगाया। सिर्फ 2 गोलियों से उसने लगभग 100 मीटर दूर स्थित दुश्मनों को ढेर कर दिया। बेशक एक गोली जो पहले ही काफी दूर से आ चुकी हो, उसका किसी इंसान की खोपड़ी में घुसना काफी मुश्किल है। लेकिन क्रिश ने सीधे खोपड़ी पर नहीं बल्कि 2 लोगों की आंखों पर गोली चलाई थी। ऐसी सटीकता बिल्कुल अनसुनी थी। वैसे इसके बारे में सुना तो था, लेकिन किसी सामान्य इंसान से ऐसा कभी नहीं सुना गया था। कम से कम आज तक तो नहीं। अपने दिल में हैरानी को दबाते हुए जीवन ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। माउस ने क्रिश की ओर देखा। वह स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। शुरू में जब उसने पहली बार क्रिश को देखा तो उसे लगा कि शायद जीवन क्रिश को सिर्फ इसलिए लाया है ताकि वह युद्ध के मैदान का अनुभव ले सके। और जब जीवन ने कहा कि क्रिश कुशल है तो उसे लगा कि जीवन सिर्फ बातें बना रहा है। लेकिन अब उसे समझ आ गया था। उसे समझ आ गया था कि जीवन क्यों क्रिश को अपना अंगरक्षक स्वीकार कर पाया। उसके कौशल निश्चित रूप से शीर्ष स्तर के थे। वे तीनों आगे बढ़े और अंततः उस खिड़की के पास पहुंचे जहां 2 शव लटके हुए थे और उनका आधा शरीर खिड़की से बाहर था। चलो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। हमें पहले इस गढ़ को खत्म करना चाहिए और वापस लौटना चाहिए ताकि माउस को इलाज मिल सके। जीवन ने खिड़की से इमारत के अंदर जाने की तैयारी करते हुए कहा। अध्याय 347 चुपके से हमला। ये शब्द कहने के तुरंत बाद जीवन ने दोनों शवों को खिड़की से बाहर खींच लिया। जीवन खिड़की से इमारत में कूदना चाहता था, लेकिन तभी अचानक एक आकृति उसके सामने से गुजरी और वह चौंक गया। इस बार क्रिश ने मोर्चा संभाला था। चूंकि वह अंगरक्षक था और वे दुश्मन के इलाके में घुस रहे थे, इसलिए जाहिर तौर पर उसे कमान संभालनी थी। जीवन को पहले घुसने देना उसके लिए पूरी तरह से गैर पेशेवर होगा, क्योंकि डे को नहीं पता था कि अंदर कौन कौन से खतरे उनका इंतजार कर रहे होंगे। आपका अगला अध्याय साम्राज्य पर है। हालांकि जीवन को आश्चर्य हुआ, फिर भी वह संभल गया और क्रिश के पीछे पीछे चलने लगा। वह समझ गया कि क्रिश ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वह एक अंगरक्षक था, और एक अंगरक्षक के रूप में उसे अपने मुवक्किल की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। चूहा जीवन के पीछे पीछे चला गया। तीनों ने सफलतापूर्वक इमारत में प्रवेश किया। खिड़की से होते हुए वे एक कमरे में घुसे जिसमें एक मेज के अलावा और कुछ नहीं था, जिसके चारों ओर कई कुर्सियां रखी हुई थीं। मेज और कुर्सियां दोनों ही लकड़ी से बनी हुई थीं। ये स्पष्ट था कि उन्हें यहाँ हाथ से बनाया गया था, और देखने से ऐसा लग रहा था कि यह किसी पेशेवर बढ़ई का काम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ के भाड़े के सैनिक बाजार से फर्नीचर खरीदने की जहमत नहीं उठाना चाहते थे। आखिरकार यह ऐसी चीज थी जो ध्यान आकर्षित करने वाली थी। अगर शहर से बाहर जाने वाली पेरोल गाड़ियां फर्नीचर लेकर जंगल की ओर जाती हैं, तो जाहिर है कि इससे सवाल उठेंगे। कमरे में दाखिल होते ही क्रिश दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा बंद था। क्रिश दरवाजे के पास गया और ध्यान से सुनने लगा। अपनी तेज सुनने की क्षमता के कारण वह दरवाजे के दूसरी तरफ से आने वाले कदमों की आवाज सुन सकता था। उसे यकीन नहीं था कि यह दरवाजा उन्हें कहां ले जाएगा, लेकिन जिस तरह से वह सुन सकता था उससे पता चलता था कि दरवाजे के दूसरी तरफ कम से कम 5 लोग इंतजार कर रहे थे। शायद उन्हें अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि इस कमरे के अंदर मौजूद 2 लोगों को पहले ही मार दिया गया था, और यही कारण था कि वे वहां नहीं आए थे, या फिर वे उन पर हमला करने से पहले क्रिश और उसके समूह के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तमाम संभावनाओं के बावजूद क्रिश समझ गया कि उन्हें सावधान रहना होगा, इसलिए उसने जीवन की ओर देखा और कहा, वहां कम से कम 5 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तैयार रहो। जब हम ये दरवाज़ा खोलेंगे तो यह निश्चित रूप से बेहद खतरनाक होगा।
जीवन को समझ में नहीं आया कि कृष कैसे बता पा रहा था कि दूसरे छोर पर कितने लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने उस पर विश्वास करने का फैसला किया। आखिरकार कृष ने अब तक जो क्षमताएं दिखाई थीं, उनसे पता चलता था कि वह बिल्कुल भी सरल नहीं था। चूंकि उसने कहा था कि दरवाजे के दूसरी तरफ 5 लोग हैं, इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि यह सच हो। साथ ही जीवन कृष से थोड़ा सावधान हो गया। आखिर कृष अपनी योग्यता के बल पर उसका अंगरक्षक बनने का इरादा क्यों रखता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कृष और ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों के समूह के सदस्यों के बीच कोई छिपी हुई दुश्मनी थी? यह एक संभावना थी, कुछ ऐसा जो कृष को उनके साथ शामिल होने के लिए मजबूर कर सकता था, ताकि वह इन भाड़े के सैनिकों को प्राप्त कर सके। तीनों ने अपनी बंदूकें कसकर पकड़ रखी थीं और कृष काफी देर तक उनकी बातें सुनता रहा। फिर उसने उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वे छिप जाएं। जिस क्षण जीवन और चूहा लकड़ी की दीवार के पीछे छिपने में कामयाब हुए, कृष ने अचानक दरवाजा अंदर खींच लिया। उसे पहले ही पता चल गया था कि ये दरवाजा अंदर की ओर खुलता है, केवल टिका देखकर। पियू 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 पियू। दरवाजा खुलते ही कृष ने लगातार 5 गोलियां चलाईं। उसके तुरंत बाद उसने माउस और जीवन की ओर देखा और इशारा किया कि वे आ जाएं। वे दोनों उसी क्षण से हमला करने की तैयारी कर रहे थे जब कृष ने दरवाजा खोला था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही कृष दरवाजा खोलेगा, वह तुरंत गोलीबारी शुरू कर देगा। और 5 बार गोली चलाने के बाद वह इतना बेफिक्र दिख रहा था, जिससे पता चलता था कि उसने दुश्मन का पहले ही खात्मा कर दिया था। क्या ऐसी संभावना थी कि कृष जिस दुश्मन के बारे में बात कर रहा था, वह वहां था ही नहीं? क्या ये सब एक चाल हो सकती है? शायद कृष सिर्फ इसलिए गोली चला रहा था क्योंकि वह चाहता था कि वे सोचें कि कोई दुश्मन है। और उसने लगातार 5 बार गोली चलाई, जिससे ये संकेत मिलता है कि वह 5 लोगों पर गोली चला रहा था। जैसे ही उन्होंने इस बारे में सोचा, वे कमरे के अंदर से निकलकर दरवाजे से अंदर चले गए। उनका स्वागत एक खुली जगह ने किया, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि कभी कभार कोई सभा होती होगी। यह एक कॉन्फ्रेंस रूम जैसा था और बीच में एक बहुत बड़ी मेज थी। जिस कमरे से वे अभी अभी बाहर आए थे, उस कमरे की मेज की तरह ही यह मेज भी लकड़ी से बनी थी, लेकिन यह उस कमरे की मेज की तुलना में थोड़ी बेहतर दिख रही थी जहां से वे अभी अभी बाहर आए थे। कमरे के बिल्कुल बीच में रखी विशाल मेज के चारों ओर लकड़ी की बनी कुर्सियां रखी थीं, लेकिन दोनों का ध्यान उस ओर नहीं गया। इसके बजाय उन दोनों का ध्यान उन 2 शवों की ओर गया जो उस समय फर्श पर पड़े थे, जहां वे उस समय थे उससे कुछ ही दूरी पर। ब्लैक का शव पहले ही जमीन पर गिरना शुरू हो चुका था और इसमें कोई संदेह नहीं था कि कुछ ही मिनटों में शव खून से लथपथ हो जाएगा। जीवन और माउस दोनों हैरान थे। उन्होंने जमीन पर पड़े 2 शवों को देखा, फिर कृष की ओर देखा। तभी उन्हें अचानक एक व्यक्ति का पैर दिखाई दिया, जबकि दूसरे ने देखा कि कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जाने वाले दरवाजे के ठीक पास एक छिपे हुए कोने से खून बह रहा था। उस पल उन्हें अचानक एहसास हुआ कि जैसा कि कृष ने कहा था, वास्तव में यहाँ 5 लोग थे। खैर, वे 4 देख सकते थे, लेकिन भले ही वे केवल लोगों के लिए थे, ये दर्शाता है कि कृष इतना गलत नहीं था। आखिरकार ऐसा नहीं था कि वह दरवाजे के दूसरी तरफ लोगों को देख सकता था, है ना? और इस तथ्य से कि वे यहाँ स्पष्ट रूप से 2 शवों को देख सकते थे, उनके पास बंदूकें थीं, ये संकेत देता है कि वे तैयार थे। इसका मतलब ये था कि जब कृष ने दरवाज़ा खोला, तो वे लोग पहले से ही गोली चलाने के लिए इंतजार कर रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें वास्तव में मार गिराया गया था और उन्हें कृष पर गोली चलाने का मौका भी नहीं मिला। ये कुछ ऐसा था जो अविश्वसनीय था, जिस पर विश्वास करना बेहद मुश्किल था। आखिर कृष कितना तेज था? आखिर उसके लिए ये कैसे संभव था कि वह लगातार 5 लोगों को 5 बार मार सके, और वह भी उन्हें गोली चलाने का मौका दिए बिना? लेकिन अचानक उन दोनों को कुछ याद आया। जिस समय कृष शूटिंग कर रहा था, उस समय उसकी शूटिंग की गति बहुत तेज थी, और अगर उनसे कहा भी जाता कि वे इसे दोहराएं, तो भी वे दोनों समझ गए कि उनके लिए ऐसा कर पाना असंभव है। इस समय अचानक जीवन के दिल में एक एहसास हुआ, क्या ये संभव है कि कृष कोई साधारण व्यक्ति न हो? आखिर वह जो कौशल दिखा रहा था, वह और भी अधिक आश्चर्यजनक होता जा रहा था। चलते रहें, कृष ने कहा। फिर अगले ही पल उसने अपना हाथ उठाया और बंदूक को कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर तान दिया। पियू, धप, दबी हुई गोली की आवाज के साथ ही जमीन पर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज भी आई। ये सुनकर माउस और जीवन दोनों ही एक बार फिर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। कृष को कैसे पता चला कि लकड़ी की दीवार के पीछे कोई व्यक्ति छिपा हुआ है? और वह इतना सटीक था कि वह उस दुश्मन को मार गिराने में सक्षम था जिसे वह देख नहीं सकता था। कृष ने कुछ नहीं कहा और अपने आसपास के इलाकों का मुआयना किया।
उसने पहले ही देख लिया था कि यहाँ अंदर कोई कैमरा नहीं था, जब तक कि वे इस तरह से छिपे न हों कि वह उन्हें देख न सके। ये सुनिश्चित करने के बाद कि यहाँ कोई और नहीं है, कृष ने आगे बढ़कर सम्मेलन कक्ष से बाहर की ओर कदम बढ़ाया। माउस और जीवन दोनों ही कृष के पीछे पीछे चल दिए। उनके दिमाग में कई विचार चल रहे थे, और जब वे कॉन्फ्रेंस रूम से गुजर रहे थे तो वे आखिरकार उन सभी 5 शवों को देखने में कामयाब हो गए जो उस समय लेटे हुए थे। वे साफ तौर पर देख सकते थे कि कृष किसी तरह से एक ही बार में सभी को एक ही गोली मारकर ढेर करने में कामयाब हो गया था, और यह एक हेडशॉट था। कृष की निशानेबाजी कितनी सटीक थी। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, कृष एक पल के लिए रुक गया। फिर उसने उन दोनों की तरफ देखा और फिर सिर हिलाकर उनका अभिवादन किया। अगले ही पल वह दरवाजे से बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। उस पल वह बाल बाल बच गया जब उसके सिर पर एक डंडा रखा हुआ था। कृष ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैसे ही वह चकमा देने में कामयाब हुआ, उसने मुक्का मारने से पहले अपनी बाईं ओर देखा। धमाका, दुर्घटना। किसी की छाती से उसके भोजन की जोरदार टक्कर की आवाज के साथ कृष द्वारा मारा गया व्यक्ति तुरंत लकड़ी की दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। जीवन और चूहा जो ये सब देखने के लिए बाहर आए थे, वे दंग रह गए। आखिर यहाँ क्या हो रहा था? अध्याय 348 एक जाल। कृष को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति को उसने अभी अभी मारा था उसमें कितनी कुशलता थी। शायद ये कुशलता नहीं थी बल्कि धैर्य था। आखिरकार जबकि बाकी लोग थोड़ा बहुत इधर उधर घूम रहे थे, वह काफी देर तक बिना हिले डुले एक ही स्थिति में पड़ा रहा था। चूंकि वह हिल नहीं रहा था और उसकी सांसें सामान्य थीं, इसलिए कृष को पता नहीं चल पाया कि वह वहां है। और यही कारण था कि वह उस समय हमला करने में सक्षम था जब कृष दरवाजे से अंदर गया था। बस इतना ही था कि कृष की प्रतिक्रिया की गति बहुत तेज थी। इसके अलावा जैसे ही उसने कोई कदम उठाया, कृष जो पहले से ही सतर्क था, ने तुरंत उसे देख लिया और चकमा देने में कामयाब हो गया। जहां तक उसके द्वारा किए गए हमले की बात है, भले ही उसमें उसकी पूरी ताकत नहीं लगी थी, लेकिन उसमें उसकी आधी ताकत ही लगी थी। यही कारण था कि कृष को इस बात पर संदेह नहीं हुआ कि उसने पहले ही दूसरे पक्ष को मार डाला है। आखिरकार वह उस पल को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था जब उसकी मुट्ठी ने दूसरे पक्ष की हड्डियों को कुचल दिया था। ये स्पष्ट रूप से असंभव था कि वह बच सके, ये देखते हुए कि हड्डियां फेफड़ों को छेद देंगी, और इस बात की भी संभावना थी कि दिल भी घायल हो सकता है। उस स्थिति में इस व्यक्ति का बच पाना स्पष्ट रूप से असंभव था, और वह इमारत की लकड़ी की दीवारों से भी टकराया था। बस उसके लिए फिर से खड़ा हो पाना असंभव होगा। माउस और जीवन ने कृष की ओर देखा, फिर उस आकृति की ओर देखा जो लकड़ी के टुकड़ों के साथ जमीन पर गिरी हुई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि लकड़ी की दीवारें इतनी मजबूत नहीं थीं? हो सकता है कि इस भवन के निर्माण में जिस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया गया था वह काफी घटिया किस्म की थी, जिसके कारण लकड़ी की दीवारें आसानी से टूट गईं। आखिर उनके अनुसार किसी व्यक्ति के लिए लकड़ी की दीवार को इस तरह से तोड़ना असंभव था। इसके अलावा एक और बात थी जिसने उन्हें आश्चर्यचकित किया, वह ये कि कृष इतना शक्तिशाली कैसे था कि वह किसी व्यक्ति को इस तरह से उड़ा सकता था। भले ही यह सच था कि लकड़ी की दीवारें बेहद कमजोर थीं, लेकिन ये स्पष्ट था कि कृष ने दूसरे पक्ष को उड़ा दिया था। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो कोई भी कर सकता था। और इस समय जीवन का कृष के बारे में संदेह बढ़ने लगा। उसे कृष की पहचान पर और भी संदेह होने लगा, साथ ही वह उसके बॉडीगार्ड बनने के इरादे के बारे में भी जानने को उत्सुक था। और कृष के पास जो कौशल हैं, उन्हें अनुभव करने के बाद जीवन को यह विश्वास हो गया कि कृष को ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों के समूह से किसी तरह की दुश्मनी है। अन्यथा वह ऐसी क्षमता वाले अंगरक्षक बनने की जहमत क्यों उठाता? कृष को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे दोनों लोग इस समय क्या सोच रहे थे। आखिरकार वे इस समय दुश्मन के इलाके में थे, इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वे सभी को खत्म कर दें, उसके बाद ही वे थोड़ा आराम कर सकते थे। ये सोचते हुए वह गलियारे से नीचे उतरकर सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। अभी वे ग्राउंड फ्लोर पर थे और अब तक कृष ने देख लिया था कि उनके सामने की सीढ़ियां अगली मंजिल की ओर जाती हैं। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद भाड़े के सैनिकों के लिए कृष ने यह मानने का फैसला किया कि ओमवीर और टीम के अन्य सदस्य इस मुद्दे का ध्यान रखने में सक्षम हैं। अन्यथा अगर उन्हें खत्म कर दिया गया तो उन्हें एक विशेष इकाई के रूप में संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जीवन कुछ कहना चाहता था, तभी उसे एहसास हुआ कि कृष ऊपर जाने का इरादा दिखा रहा है, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। वैसे भी ऐसा नहीं था कि कृष कुछ अलग करने की योजना बना रहा था जो उन्हें वहां लाया था।
चूंकि वे वैसे भी भाड़े के सैनिकों को खत्म करने जा रहे थे, इसलिए वे अंततः नीचे आने से पहले ऊपरी मंजिल पर मौजूद लोगों से निपट सकते थे। इसके अलावा उनका मानना था कि भले ही वे कृष जितने कुशल न हो, लेकिन टीम के अन्य सदस्य निश्चित रूप से बाकी भाड़े के सैनिकों की देखभाल करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा इस गढ़ के आकार को देखते हुए जीवन का मानना था कि यहाँ भाड़े के सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, और चूंकि वे उनमें से 13 को पहले ही मार चुके थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि उनमें से ज्यादातर बचे नहीं थे। आखिरकार भले ही यह सच था कि ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों के समूह के पास कई भाड़े के सैनिक थे, लेकिन उनके लिए यहाँ कई भाड़े के सैनिकों को तैनात करना असंभव था, क्योंकि उनके पास अन्य कार्य भी थे जिन्हें अन्य शहरों में पूरा करना था, न कि केवल एक शहर में। यहाँ तक कि अगर उन्हें जीवन की देखभाल करनी होती तो उनके लिए पूरे भाड़े के समूह की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना असंभव था। इसके बजाय वे बस एक छोटा समूह भेजते जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वह जीवन की देखभाल करने में सक्षम है। तीनों लगातार सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन सीढ़ियां चढ़ने से ठीक पहले कृष अचानक रुक गया, जिससे जीवन और चूहा दोनों भी रुक गए। जब वे दोनों ये जानने को उत्सुक थे कि कृष क्यों रुक गया, तो कृष ने उस छोटी सी डोरी को देखा जो लगभग अदृश्य थी। स्पष्ट रूप से यह एक जाल था जिसे भाड़े के सैनिकों के समूह ने बिछाया था, और जिस क्षण कृष ने यह देखा उसे लगा कि यह भाड़े का समूह पहले से ही ईगल टीम के आने का इंतजार कर रहा था। कृष ने एक पल के लिए भौहें सिकोड़ी। इससे उसे लगा कि यह शायद भाड़े के सैनिकों द्वारा बिछाया गया जाल था। यह स्पष्ट था कि वे पहले जो गतिविधि कर रहे थे वह जीवन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उस दिन इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरीका था। इसके अतिरिक्त कृष को यह भी पता था कि इस बात की भी संभावना थी कि इस भाड़े के सैनिकों के समूह के पास जीवन और अन्य लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक जानकारी हो। अपने द्वारा की गई जांच को ध्यान में रखते हुए कृष को एहसास हुआ कि ब्लडहाउंड भाड़े के समूह ने हाल ही में एक गतिविधि को अंजाम दिया था, और इस इमारत को देखते हुए यह स्पष्ट है कि वे काफी समय से यहाँ तैनात थे। इससे ये संभावना प्रबल हो गई कि उन्होंने जीवन और उसकी टीम को अपने पक्ष में करने के लिए ही यह कदम उठाया था। इसके अलावा ये भी संभावना थी कि स्पेशल यूनिट के अन्य सदस्य उस समय अन्य कामों में व्यस्त थे, और यदि ऐसा नहीं था तो संभावना थी कि उन्हें पहले से ही पता था कि जीवन और ईगल टीम ही अन्य टीमों के बजाय आने वाली हैं। यहाँ एक जाल है, लगता है वे तुम्हें निशाना बना रहे हैं, कृष ने अचानक जीवन की ओर देखते हुए कहा। जीवन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वे उसे क्यों निशाना बनाएंगे? बेशक वह समझ गया था कि उसके और ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों के समूह के दूसरे कमांडर के बीच संघर्ष चल रहा था, लेकिन उनके लिए उसके लिए जाल बिछाना कैसे संभव था, जबकि विशेष इकाई के सूचना चैनल भी इस तरह से विनियमित थे कि वे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े नहीं थे। इस मामले में किसी व्यक्ति के लिए सूचना प्रणाली को हैक करना तथा विशेष इकाई की गतिविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करना लगभग असंभव था। जहां तक स्पेशल यूनिट के सदस्यों की बात है तो उनके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था। उदाहरण के लिए जीवन के बारे में सिर्फ उसके परिवार के सदस्यों को ही पता था कि वह स्पेशल यूनिट का हिस्सा है। जो लोग जीवन के अंगरक्षक बनने के लिए दौड़ रहे थे ताकि वे अधिक प्रतिष्ठा अर्जित कर सकें, ये केवल इसलिए था क्योंकि उन्हें पहले से ही जानकारी मिल गई थी कि जीवन को ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा निशाना बनाया जा रहा था। जीवन के चेहरे पर उलझन भरे भाव को देखने के बावजूद कृष ने कुछ नहीं बताया। इसके बजाय उसने उस छोटी सी डोरी की ओर इशारा किया जो इस समय उनका रास्ता रोक रही थी, और ध्यान से देखने पर जीवन और चूहा को आखिरकार डोरी का पता चल गया। अगर वे वाकई आगे की ओर भागते तो शायद जाल फंस जाता। बेशक वे इस तरह के जाल से परिचित थे। वे पहले भी कई बार इसका अनुभव कर चुके थे जब वे भाड़े के सैनिकों से निपट रहे थे, जिन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें विशेष इकाई द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इस तार को जैसे ही कोई छूता तुरंत बम फट जाता, और ज्यादातर मामलों में विस्फोट की भयावहता को कम करके नहीं आंका जा सकता था। इस समय जीवन को अचानक समझ में आ गया। ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में एक जाल था, जैसा कि कृष ने कहा था, और इस बात की बहुत संभावना थी कि वास्तव में ऊपर कोई नहीं था। जहां तक उन लोगों की बात है जो बचे हुए थे और पहले ही मारे जा चुके थे, शायद उन्हें ही जीवन को खत्म करने का काम सौंपा गया था, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उसे खत्म कर दें, उन्होंने उसके लिए जाल भी बिछाया। मेरा मानना है कि अगर अभी विस्फोट हो जाए तो ये पूरी इमारत जमींदोज हो जाएगी। हमें इसे बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, जीवन ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये सच हो सकता है कि वह काफी बहादुर था, लेकिन मौत के सामने सबसे बहादुर योद्धा भी जाहिर तौर पर थोड़ा डर दिखाते हैं। बस ये सोचकर कि वह वास्तव में मौत से बच गया है, आखिरकार जीवन ने ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिक की धमकी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया।
ये सच हो सकता है कि यदि उससे कहा जाए तो वह उनसे लड़ सकता है, और वह मानता था कि यदि उसे दूसरे नंबर के कमांडर या यहाँ तक कि ब्लिथहाउंड भाड़े के सैनिकों के समूह के नेता के खिलाफ आमने सामने लड़ना पड़ा तो वह लड़ सकता है, लेकिन अब चीजें पूरी तरह से अलग थीं। यदि जाल और अन्य गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया गया होता तो ये स्पष्ट था कि वह ये जाने बिना ही मर सकता था कि उसकी मौत कैसे हुई। चलो यहाँ से चले जाएं। हमें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कृष्ण ने कहा और वह वहाँ से जाने लगा। अध्याय 349 एक विस्फोट। जीवन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की, फिर कृष्ण के पीछे चलने का फैसला किया। चूहा कुछ नहीं बोला और जीवन के पीछे पीछे चलने लगा। वैसे भी वह जीवन के अनुसार ही करेगा, क्योंकि जीवन उससे कहीं ज्यादा ऊंचा पद रखता था। वे तीनों सीढ़ियों से दूर चले गए और आखिरकार गलियारे से नीचे जाने के बाद वे बाकी लोगों से सहमत हो गए। गलियारा एक और कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जाता था, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस रूम पहले वाले की तुलना में बड़ा था। ओमवीर और अन्य लोग पहले ही आ चुके थे और पिछले कुछ मिनटों में वे कई कमरों से गुजर चुके थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें कोई नहीं मिला था। यही कारण था कि जीवन और अन्य लोगों को गोली की आवाज नहीं सुनाई दी। अन्यथा अगर इस इमारत में और भी भाड़े के सैनिक मौजूद होते तो उन्हें लड़ाई की आवाज जरूर सुनाई देती। तुम्हें अपने यहाँ क्या मिला? ओमवीर ने जीवन की ओर देखते हुए पूछा। हमने कुछ भाड़े के सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया था। अगर कृष्ण इतना सतर्क न होता तो हम जाल में फंस सकते थे और अंत में अब तक हम टुकड़े टुकड़े हो चुके होते। जीवन ने समझाया, उसके मन में थोड़ा सा डर भी था। ओमवीर और बाकी लोग तुरंत हैरान हो गए। यहीं पर अचानक वे भी उसी दिशा में सोचने लगे जिसके बारे में कृष्ण सोच रहा था। इस बात की बहुत संभावना थी कि हाल ही में भाड़े के सैनिकों की गतिविधियां किसी जाल से संबंधित थीं। ऐसा लगता है कि हमारी विशेष इकाई में कोई जासूस है, अन्यथा भाड़े के सैनिकों के लिए ये बताना असंभव होता कि हमारा समूह कहाँ है और हमें आगे कहाँ जाना है। ओमवीर ने चेहरे पर हल्की सी शिकन के साथ कहा। यह संभव था कि भाड़े के सैनिकों ने रेजी शहर के भीतर काम किया हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आखिरकार ऐसा नहीं था कि रेजी शहर की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ विशेष इकाई का था। पूरे प्रांत में सुरक्षा की जिम्मेदारी अन्य सैन्य इकाइयों पर थी। और हाँ, ये देखते हुए कि रेजी शहर एक प्रथम श्रेणी का शहर था, सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक थी। इस कारण से इस शहर के भीतर भाड़े के सैनिकों की गतिविधियां काफी सीमित थीं, भले ही इसे ज्यादातर सबसे खतरनाक भाड़े के सैनिकों द्वारा निशाना बनाया गया था। आखिरकार ज्यादातर उच्च भुगतान वाले मिशनों के लिए खतरे की दर काफी ज्यादा थी, और इसी वजह से ज्यादातर समय कुछ भाड़े के सैनिक अपनी क्षमताओं का ज्यादा आंकलन कर लेते हैं और रेजी शहर में घुसने का फैसला कर लेते हैं। उस समय वे मारे जाते हैं या कभी कभी वे भाग्यशाली होते हैं और अपने पास मौजूद कौशल के कारण सफल हो जाते हैं, या फिर यह एहसास होने के बाद भाग जाते हैं कि उनके लिए मिशन पूरा करना असंभव है। इस शहर में मिशन पूरा करने में भाड़े के सैनिकों की कई असफलताओं के बावजूद ऐसे अन्य लोग भी थे जो खुद को साबित करना चाहते थे। इस वजह से वे कभी कभी मिशन लेते थे, यह विश्वास किए बिना कि वे असफल हो सकते हैं। ओमवीर की बात सुनकर बाकी सभी के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्पेशल यूनिट में कोई छुरी कैसे मौजूद हो सकती है। किसी व्यक्ति को विशेष इकाई का सदस्य बनने के लिए बहुत सारी जांच से गुजरना पड़ता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि उसकी पृष्ठभूमि और चरित्र दोनों साफ सुथरे हैं। इससे पता चलता है कि उसने पहले कभी आपराधिक गतिविधियों में भाग नहीं लिया होगा। इसके अलावा ये देखते हुए कि सभी की सावधानीपूर्वक जांच की गई थी, उनमें से किसी के लिए भी मोल बनना असंभव था। ये तब तक असंभव था जब तक कि ओमवीर को एहसास नहीं हुआ कि वास्तव में विशेष इकाई के भीतर एक मोल था। वह जासूस शायद इसी टीम में हो या फिर खुफिया विभाग में हो। आखिरकार दूसरी टीमों के बारे में जानकारी दूसरों तक नहीं फैली। इसका मतलब ये था कि ईगल टीम के लिए इस समय अन्य टीमों के ठिकाने के बारे में जानना असंभव था। इस निहितार्थ से यह स्पष्ट था कि वह व्यक्ति या तो उच्च अधिकारियों में से था या इस विशेष इकाई टीम का सदस्य था। लोग इधर उधर देखने लगे, एक दूसरे को सावधानी से देखने लगे। इस समय उन्हें समझ में आ गया कि अगर उनके बीच कोई तिल है तो हो सकता है कि वह भी उन पर गोली चलाना शुरू कर दे। तो ये कहा जा सकता है कि जिस क्षण ओमवीर ने ये शब्द कहे, उस समय इस टीम के सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति विश्वास काफी हद तक बढ़ गया था। लेकिन ये देखते हुए कि वे काफी समय से एक साथ थे, उन्हें अभी भी विश्वास था कि उनका दोस्त गद्दार नहीं था। ओमवीर ने स्थिति देखी और समझा कि यह टीम के लिए अच्छा नहीं था। ये देखते हुए कि वे हमेशा भाड़े के सैनिकों से निपट रहे थे, ज्यादातर समय वे अपने साथियों पर भरोसा करते थे। लेकिन इस समय यह स्पष्ट था कि कोई भी अपनी पीठ खुली छोड़कर चैन से नहीं बैठ पाएगा। अंत में
कोई नहीं बता सकता था कि उनमें से कोई कब उन पर हमला कर देगा। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ये सिर्फ एक संभावना है और ऐसा कुछ होने की संभावना बहुत कम है। फिर भी तुम्हें अपनी सतर्कता बिल्कुल भी कम नहीं करनी चाहिए। आखिरकार भले ही गद्दार अभी हमारे बीच न हो, लेकिन वे अभी भी स्पेशल यूनिट के भीतर हैं। ओमवीर ने ये शब्द ये सुनिश्चित करने के लिए कहे थे कि टीम इससे टूट न जाए, और ऐसा लग रहा था कि उनके शब्दों का कुछ असर हुआ, और इसी वजह से हवा में जो हिरासत थी उसमें काफी हद तक कमी आई। इस दौरान कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। स्पेशल यूनिट के अंदर मौजूदा स्थिति चाहे जो भी हो, ऐसा नहीं था कि वह हस्तक्षेप कर सकता था। आखिरकार वह सिर्फ एक अंगरक्षक था, स्पेशल यूनिट का सदस्य नहीं। चूंकि हम पहले ही यहाँ भाड़े के सैनिकों से निपट चुके हैं, इसलिए हमारे लिए यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। हो सकता है कि उन्होंने कोई और जाल छोड़ दिया हो, ओमवीर ने कुछ क्षण बाद कहा। बाकी लोगों ने तुरंत सहमति दे दी, और इसलिए समूह ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वे इमारत से बाहर निकले और जंगल के बाहरी इलाके की ओर बढ़ने लगे जहां वे उतरे थे। लेकिन जैसे ही वे इमारत से कुछ मीटर दूर गए, कृष के चेहरे पर भाव बदल गए। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे अचानक लगा कि कोई खतरा आ रहा है। उसे बस अपने शरीर के रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए और उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। उस पर बिना बताए भी कृष को तुरंत समझ आ गया कि खतरा है। चूंकि वह जीवन के करीब था, उसने तुरंत जीवन को पकड़ लिया, जबकि दूसरा पक्ष भ्रमित था। कृष ने अचानक उसे जमीन पर धक्का दे दिया, और ये देखकर कि चूहा उनके करीब आ गया है, कृष ने उसे भी नीचे खींच लिया और चिल्लाया, सब लोग नीचे उतर जाओ। बूम! ये सच हो सकता है कि कृष ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया की होगी और दूसरों को नीचे उतरने के लिए चिल्लाया भी होगा। लेकिन भले ही उसने जल्दी से काम किया हो, लेकिन दूसरों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। कृष के चिल्लाने के तुरंत बाद, जब वह अपने साथ 2 लोगों को जमीन पर खींच रहा था, अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। और विस्फोट का केंद्र कोई और नहीं बल्कि वह लकड़ी की इमारत थी जिसे वे अभी अभी छोड़कर आए थे। वे काफी भाग्यशाली थे क्योंकि वे पहले ही इमारत से काफी दूर चले गए थे। अन्यथा अगर ये दिन इमारत से कुछ मीटर की दूरी पर होता तो उन्हें भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते। विस्फोट के समय ईगल टीम के अन्य सदस्यों ने भी बहुत बढ़िया प्रशिक्षण प्राप्त किया था, इसलिए वे भी प्रतिक्रिया करने में सफल रहे। सभी ने तुरंत जमीन पर जाने की कोशिश की। बस इतना ही हुआ कि उनमें से कुछ अभी तक प्रतिक्रिया करने में कामयाब नहीं हुए थे तथा किसी तरह जमीन पर पहुंच गए। तभी विस्फोट की तीव्र लहर ने उन्हें चपेट में ले लिया। बेशक विस्फोट की आघात तरंग सिर्फ विस्फोट से आई गर्म हवा नहीं थी, बल्कि इसके साथ लकड़ी के टुकड़े, पेड़ की शाखाएं और अन्य चीजें भी आई थीं। कुछ सेकंड के बाद ही माहौल शांत हुआ। इस समय पूरा इलाका, खास तौर पर उनके पीछे, पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वह जगह जहां लकड़ी की इमारत थी अब नहीं रही। पूरा इलाका साफ हो चुका था, और ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ था। आखिरकार विस्फोट के कारण उनके आसपास की वनस्पति पहले ही जलने लगी थी। इसका मतलब ये था कि अगर वे जल्दी नहीं निकले तो उन्हें जंगल में आग का सामना करना पड़ेगा। उस समय उनके लिए जंगल से जिंदा बाहर निकलना या पहले से ज्यादा चोट खाए बिना बाहर निकलना बेहद मुश्किल होगा। इस समय लोग जमीन से उठने लगे। उनमें से कई लोग दर्द से कराह रहे थे, उन्हें कई चोटें लगी थीं। अन्य लोग शॉकवेव से उड़ गए थे, जिससे वे पेड़ों से टकरा गए और घायल हो गए। लेकिन फिर भी वे काफी भाग्यशाली थे क्योंकि उन्होंने सुरक्षात्मक उपकरण पहने हुए थे। भले ही वे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे, लेकिन उपकरण लकड़ी के अधिकांश टुकड़ों को रोकने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त थे। कृष भी जमीन से उठ खड़ा हुआ। जिस समय विस्फोट हुआ था उस दौरान उसने जीवन और माउस दोनों को नीचे खींच लिया था। उसके तुरंत बाद उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करके जीवन को बचाने की कोशिश की। इसके बावजूद जीवन को भी हल्की चोटें आईं। हालांकि जहां उसकी त्वचा खुली हुई थी वहां सिर्फ कुछ खरोंचें थीं, फिर भी यह एक चोट थी। जहां तक कृष की बात है तो अपने शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल करने के बावजूद उसके कपड़े फटने के अलावा उसकी त्वचा पर सिर्फ कुछ लाल निशान ही आए थे। अध्याय 350 जीवन का संदेह। जीवन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिछले कुछ पलों में वह मौत के कितने करीब पहुंच गया था। एक ही दिन में उसे कई बार मौत का खतरा महसूस हो चुका था, और अगर कृष वहां नहीं होता तो शायद अब तक उसकी मौत हो चुकी होती। यही वह समय था जब उसे आखिरकार एक अंगरक्षक की मौजूदगी की सराहना होने लगी। साथ ही वह खुद पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया कि कैसे उसने सोचा था कि उसे अंगरक्षक की जरूरत नहीं है। फिर भी उसने खुद की प्रशंसा की, ये सोचकर कि उसने सही अंगरक्षक चुना है। अगर उसने किसी को भी अंगरक्षक के रूप में स्वीकार कर लिया होता तो ये स्पष्ट था कि वे शायद वह नहीं कर पाते जो कृष ने किया था।
दूसरी ओर उसे अंततः भाड़े के सैनिकों द्वारा निशाना बनाए जाने का भय समझ में आ गया। ये स्पष्ट था कि ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों का समूह उसे मारने के लिए पूरी ताकत से तैयार था। वे वास्तव में आगे बढ़ गए थे और इमारत को उड़ा दिया था। हालांकि उसे नहीं पता था कि इमारत को उड़ा दिया गया था, क्योंकि उसे पता था कि इमारत में कोई और भाड़े के सैनिक नहीं थे, या सिर्फ इसलिए कि जीवन को बाहर निकालने के लिए उन्हें बलिदान किया जा रहा था। लेकिन फिर भी ये बेहद जोखिम भरा था। जीवन का मानना था कि बम पर टाइमर लगा हुआ था। ये स्पष्ट था कि भाड़े के सैनिकों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर जीवन को खत्म करना था, फिर वे भाग सकते थे या फिर बम को निष्क्रिय कर सकते थे। लेकिन चूंकि वे मारे जा चुके थे और ये देखते हुए कि विस्फोट जीवन और अन्य लोगों के इमारत से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद हुआ था, ये स्पष्ट था कि अगर वहां कोई था जो वहां हो रही गतिविधियों पर नजर रख रहा था, तो उसने बम विस्फोट तब किया होता जब जीवन और अन्य लोग अभी भी इमारत के अंदर थे। जीवन ने क्रिश की ओर देखा। उसे पता चल गया कि क्रिश एक अंगरक्षक की भूमिका निभाने में समर्पित है, अन्यथा वह जीवन को बचाने के लिए अपने शरीर का उपयोग नहीं करता। जीवन को पता था कि अगर क्रिश ने उसे और जल्दी नीचे नहीं खींचा होता तो क्या परिणाम होते। हालांकि माउस को भी क्रिश ने नीचे खींच लिया था, लेकिन उसे कई चोटें लगी थीं क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। सब लोग जल्दी से जल्दी वापस चलें ताकि हम इलाज करवा सकें। अभी कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। हम जितने लंबे समय तक यहाँ रहेंगे, भाड़े के सैनिकों द्वारा हम पर हमला करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ओमवीर अचानक बोला। सभी के उठ जाने के बाद उन्होंने पहले ही पुष्टि कर ली थी, ये सुनिश्चित कर लिया था कि उनमें से कोई भी घातक रूप से घायल नहीं हुआ है। कम से कम इस समय अलग अलग परिमाण की चोटों के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो वर्तमान में मृत्यु के खतरे का सामना कर रहा हो। लेकवुड ने आगे बढ़कर प्राथमिक उपचार की पेशकश की, लेकिन उनके लिए पहले यहाँ से चले जाना बेहतर था। आखिरकार अगर वे घायलों को प्राथमिक उपचार भी देते तो भी इस बात की संभावना थी कि भाड़े के सैनिकों द्वारा उन पर फिर से हमला किया जा सकता था। आखिरकार अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भाड़े के सैनिकों ने हमला करना बंद कर दिया है या वे हमला करने का कोई अन्य तरीका तैयार कर रहे हैं। ओमवीर को समझ में आ गया था कि भाड़े के सैनिकों से निपटने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तैयार रहना होगा। चूंकि इस बात की संभावना थी कि वे स्पेशल यूनिट में गद्दार हों, इसलिए उन्हें पहले खुद को फिर से संगठित करना होगा। इस दौरान क्रिश ने कुछ नहीं कहा। जहां तक उसके कपड़ों की बात है, वे फट गए थे, लेकिन कम से कम वे इतने बुरे नहीं थे। आखिरकार वह जमीन पर था, जिससे वह शॉकवेव से उड़कर आए लकड़ी के अधिकांश टुकड़ों से बच पाया। जहां तक चोटों की बात है, क्रिश को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आखिरकार कई बार शारीरिक वृद्धि की गोलियां लेने के कारण उसका शरीर काफी हद तक मजबूत हो चुका था। वर्तमान में जब तक वह विस्फोट के बिल्कुल केंद्र में न हो, उसे नुकसान पहुंचाना काफी मुश्किल था। यह वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं लगता था, लेकिन ऐसा ही था। कम से कम क्रिश ने हाल के दिनों में जो अवलोकन किए थे उसके अनुसार तो यही माना था। जब सभी ने यह सुनिश्चित कर लिया कि वे ठीक हैं, तो वे आगे बढ़ने लगे। इस बार उन्होंने यथासंभव तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि उन पर कोई घात लगाकर हमला न किया जाए। थोड़ी देर बाद वे उस जगह पहुंचे जहां वे उतरे थे। उन्होंने पाया कि जिस हेलीकॉप्टर से वे आए थे वह पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। ओमवीर ने उस समय उसे बुलाया था जब वे अभी भी जंगल में थे। उन्हें इस शहर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वे रेजी शहर वापस जाने लगे। हेलीकॉप्टर के अंदर बड़ी जगह की वजह से वे ज़रूरी प्राथमिक उपचार करने में सक्षम थे। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि माउस ही था। आखिर गोली लगने से हाथ में लगी चोट के अलावा उसे लकड़ी के टुकड़े भी लगे थे। खैर, वे तीनों समूह में सबसे पीछे थे। यही कारण था कि जब सभी लोग जमीन पर लेट गए तो अधिकांश प्रभाव उन तीनों पर ही पड़ा। जब वे रेजी शहर वापस पहुंचे तो सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। उन्हें जल्द से जल्द अपनी चोटों का इलाज करवाना था, क्योंकि उन्हें लगा कि भाड़े के सैनिकों की गतिविधियां सिर्फ इसलिए नहीं रुकेंगी क्योंकि स्पेशल यूनिट टीम वहां नहीं थी। जीवन को इतनी चोट नहीं लगी थी कि उसे अस्पताल ले जाना पड़े, इसलिए जहां जहां चोटें आई थीं वहां हल्की पट्टी बांधने के बाद उसे जाने दिया गया। ओमवीर ने तय कर लिया था कि वह स्पेशल यूनिट के किसी गद्दार से जुड़े मामले की जांच करेगा। चूंकि मामला ऐसा ही था, इसलिए जीवन को इस मामले में उलझने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बजाय वह क्रिश के साथ अपनी BMW 7 सीरीज में बैठक स्थल से चला गया, जो अभी भी उसी स्थान पर थी। कार के अंदर रहते हुए जीवन क्रिश पर नजर रखता रहा। इस समय तक जीवन के मन में क्रिश के बारे में जो भी धारणाएं थीं वे सब पुख्ता हो चुकी थीं।
इस समय तक उसे यकीन हो चुका था कि कृष की उस भाड़े के सैनिक समूह से किसी तरह की दुश्मनी है जो उसे निशाना बना रहा था। इसके अलावा कृष के लिए एक साधारण व्यक्ति होना असंभव था। आखिरकार स्पेशल यूनिट टीम के सभी लोग घायल हो गए थे, भले ही वह सिर्फ एक खरोंच ही क्यों न हो। लेकिन कृष के लिए कुछ लाल निशानों के अलावा वह बिल्कुल भी घायल नहीं था। कृष, तुम्हारा असली उद्गम क्या है? जीवन ने अचानक पूछा, जिससे कृष आश्चर्यचकित हो गया। कृष गाड़ी चलाता रहा और अपनी नज़रें थोड़ा सा जीवन की ओर घुमाता रहा। साथ ही उसने जवाब दिया, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम क्या पूछना चाह रहे हो। मुझे विश्वास है कि राजपूत परिवार की योग्यताओं के कारण अब तक तुम्हें मेरे बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। बेशक, कृष समझ गया कि जीवन ने उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त की थी वह सब उसी से संबंधित थी जिसे आई ने उन्हें खोजने की अनुमति दी थी। दूसरी जानकारी जो उन्हें मिल सकती थी वह शायद उस व्यक्ति से थी जिसके पास पहले से जानकारी थी, इससे पहले कि कृष ने आई से अपने बारे में जानकारी छिपाने के लिए कहा हो, या वह व्यक्ति जो हार्ड कॉपी में था। जीवन ये सुनकर चुप हो गया। उसे समझ में आ गया कि कृष अपनी पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं बताना चाहता, लेकिन इसके बावजूद इस समय उसे समझ में आ गया कि कृष के मन में उसके खिलाफ कोई गलत इरादा नहीं है। आखिरकार अगर कृष वाकई उसे मरना चाहता तो वह उसे पहले ही कई बार नहीं बचा लेता, खास तौर पर पहली बार जब वे जंगल में दाखिल हुए ही थे। हालांकि मैं यह मानना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं वह सच है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप बहुत सी बातें छिपा रहे हैं, जीवन ने कहा और फिर चुप हो गया। कृष ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे समझ में आ गया था कि जब वह अपनी ताकत दिखाएगा तो कुछ संदेह अवश्य उत्पन्न होंगे, लेकिन वह कुछ भी स्पष्ट नहीं करने वाला था। वैसे भी ऐसा नहीं था कि वह कोई दुश्मन था, लेकिन फिर भी वह समझता था कि इस बात की संभावना है कि उसे कई लोग निशाना बना सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि वह पहले से ही किसी के निशाने पर न हो, एक ऐसी शक्ति जो देश के भीतर काफी दुर्जय थी। जब कृष राजपूत परिवार के घर की ओर वापस लौटा तो चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां पहुंचने के बाद जीवन कार से बाहर निकला और कुछ देर तक कृष को देखता रहा। वह कुछ कहने में झिझक रहा था और आखिरकार उसने कुछ भी न कहने का फैसला किया। उसने बस कृष को सिर हिलाया, फिर मुड़कर रॉबर्ट निवास के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। उन्होंने जो समझौता किया था उसके अनुसार कृष केवल उस समय जीवन का अंगरक्षक होगा जब वह किसी मिशन पर बाहर होगा या रॉबर्ट के घर से बाहर होगा। जीवन ने दावा किया कि अन्य समयों के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार उनका मानना था कि उनके परिवार की सुरक्षा के कारण किसी के लिए भी उन्हें पकड़ पाना असंभव था। यह विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए था कि वे वर्तमान में रेजी शहर के अंदर थे। जीवन के जाने के कुछ ही सेकंड बाद जब कृष गाड़ी चलाकर जाने की तैयारी कर रहा था तो सिस्टम से एक संकेत अचानक उसकी दृष्टि के सामने आया।